अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल इसरार जुनून आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। कमॉन अहमद जल्दी, हरिया राजपूत यस। वो कॉलेज के स्टेडियम में मौजूद इन दर्जनों अफराद की आवाज़ थी जो इस कैनेडियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। आज उनकी बास्केटबॉल का मैच था और इनमें हिस्सा लेने वालों में एक नाम अहमद साद राजपूत का भी था। अहमद साद खूबसूरत साग, मजबूत जिस्म, पुरकशिश वजाहत और ज़हीन व फतीन तबीयत का मालिक इस यूनिवर्सिटी की जान था। ये उसका आखिरी साल था जब उसने आखिरी बार अपनी यूनिवर्सिटी के मैच में हिस्सा लिया और वही हुआ जो हमेशा होता चला आया था। उसने कामयाबी हासिल कर ली थी। मजमा में से किसी ने कहा, कुछ लोग कामयाबी के लिए बनाए जाते हैं लेकिन उसे देख के लगता है कि कामयाबी इसके लिए बनी है। और वो इन सब से बेखबर स्टेडियम को मुस्कुराकर देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट में कई खुशियां बाहम रक्स कर रही थी। स्टेडियम से फारिग होकर वो अपने रूम में आया जहां उसका रूममेट जॉन पहले ही सिंगल बेड पर द्रास मौजूद था। उसे देखते ही बोला, मुबारक हो राजपूत, ये मैदान भी मार लिया। अहमद ने करीब आकर उसके हाथ पर हाथ मारा। उसका जिस्म अब तक पसीने में शराबूर था। मजबूत बाजुओं पर कतरे मोती से लगते वो पास पड़ी बोतल से एक ही सांस में सारा पानी पी गया। फिर फ्रेश होने चला गया। कनाडा में आज उसका आखिरी दिन था। शाम के 7 बजे की फ्लाइट से उसे इंडिया वापस जाना था, अपने मुल्क, अपने घर, अपनी खुशियों में, अपने लोगों में। शाम में उसे सी ऑफ करने उसके कुछ दोस्त भी आए थे। वो सबसे बारी बारी गले मिल रहा था। कांटेक्ट में हमेशा रहने का दोस्तों का सबसे पुराना वादा, दोस्ती पाकीज़ा और रिया से आरी सबसे अनमोल रिश्ता। उसके दोस्तों में एक अब्दुल रहमान भी था जिसे सभी उसके नाम का आधा हिस्सा हटाकर रहमान ही कहा करते थे। उसने अहमद के नाम साथ वक्त गुजारे थे। उसका ताल्लुक बंगाल से था लेकिन गोरी रंगत और साफ जबानी की वजह से बंगाली नहीं लगता था। उसने अहमद से मिलते हुए कहा, कनाडा की पहचान वापस जा रहे हो तो कांटेक्ट में रहना, वरना। और उसे इस वरना के आगे कुछ नहीं सूझा। अहमद मुस्कुरा दिया और अपनी जीन्स की जेब में हाथ डालकर कुछ बाहर निकाला। रहमान ने देखा तो बेअख्तियार नाज़िब अल्फाज से उसे नवाज दिया। ये रहमान की वॉलेट थी जिसमें उसने अपनी मंगेतर की फ़ोटो रखी हुई थी और एक दिन ये इससे खो गई। उसने खुदा जाने कहाँ कहाँ ना ढूंढा और अब ये अहमद के पास से मिली। उसने झपट कर वॉलेट खोली। फ़ोटो वहीं थी और सामने खड़ा अहमद कहके लगा रहा था। रहमान ने उसकी पुष्ट पर हल्का सा घूंसा जड़ दिया और खुद भी हंस पड़ा। बस मंजर में ऐलान होने लगा तो वो दोबारा उससे गले मिला और इन्हें मुस्कुराते हुए खुदाफिज कहकर नजरों से ओझल होने लगा। अपनी जगह बैठकर उसने खिड़की से बाहर दिखाई देती शफक को देखा। हम यहाँ जरूर आएंगे जब तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा। ना जाने वो किससे हम कलाम था लेकिन वो एहसास शायद उसके लिए बहुत खास था। उसने जैसे थक कर अपने होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरी और आंखें मूंद कर सर पुष्ट पर टिका दिया। आप ही जल्दी उठो। ये इसरा थी जो एक निहायत खूबसूरत और कुशादा कमरे में मौजूद दरमियान में पड़े बेड पर बैठी मुसलसल आवाज़ लगा रही थी और जब आवाज़ पर भी जवाब नहीं आया तो वो कंबल में लिपटे वजूद पर ही चढ़ बैठी। इसरा, उठो उठो प्लीज़, मेरा दम घुट रहा है। कंबल से एक नुस्वानी आवाज़ आई। इसरा उतर गई और साथ ही एक झटके से कंबल हट गया। बिखरे खुले हुए बाल लिए वो आंखों को मसलती खुमार आलूद लहजे में अपनी छोटी बहन से मुखातिब हुई। अब ना मैं तुम्हारी अब्बू जान से शिकायत करूंगी, बहुत ख़राब होती जा रही हो। मेरे पास आपको देने के लिए जो खबर है उसे सुनकर आप शिकायत भूल जाएंगी। इसरा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब, कैसी खबर? वो हैरान हुई क्योंकि अमूमन अबू जान का जिक्र हर एक को खौफजदा करने के लिए काफ़ी होता। वो थे ही इतने गुस्से वाले, लेकिन इसरा पर कोई असर नहीं हुआ था और यही बात उसे हैरान कर रही थी। हाँ ना, अहमद भाई आ गए हैं। वो ये कहकर रुकी नहीं, तेजी से बाहर की जानिब भागी थी। क्या वो वापस आ गया? या अल्लाह! वो जल्दी से उठी, अलमारी से चंद जोड़े उलट पुलट किए, फिर एक हल्का सब्ज रंग का पाँव को छूता फ्रॉक निकाला जिस पर सिल्वर रंग से हल्की डिजाइन की लकीर से गले और कलाई के पास काम किया गया था। बाकी पूरा लिबास सादा था। उसने जल्दी से अलमारी बंद की और वॉशरूम में घुस गई। 20 मिनट बाद वो शॉवर लेकर निकली और सिंगार मेज के सामने खुद को देखते तैयार होने लगी। तैयार होकर भी वो बहुत बेचैन थी। किससे पूछे बाहर? कमबख्त इसरा फिर कुछ बताकर नहीं गई थी। उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। भूख तो मर ही चुकी थी, लेकिन अगर अभी कुछ ना खाया तो शायद शाम में शादी से पहले कुछ खाने भी ना मिले। यही सोचकर वो किचन की जानिब बढ़ गई। शकील साहब राजस्थान के जागीरदार और ख़ानदानी राजपूत होने के साथ साथ ख़ानदानी रईस भी थे। उनकी हवेली को लोग अमूमन राजपूत मेंशन ही कहा करते थे। शकील साहब की 3 औलादें थीं। सबसे बड़े अमजद साहब और फिर साद और सबसे आखिर में जाहिदा राजपूत। अमजद साहब और साद की शादी उन्होंने अपनी मर्जी से रिश्तेदारों में की थी।
البتہ زاہدہ کی شادی انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے سے کی، اپنی بیٹی کو قریب دیکھنے کی خواہش۔ شکیل صاحب کی موت کے بعد بھی ان تینوں کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تینوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف سے تھے۔ امجد صاحب بہت غصے والے، پرجلال شخصیت، شاہی تمکنت والے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، مریم، عرشیہ، پھر سب سے چھوٹی اسرا۔ اس کے برعکس سعد صاحب قدر آزاد خیال تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، احمد سعد راجپوت، جس کی پیدائش کے 2 سال بعد ہی عرشیہ کے پیدا ہونے پر گھر کے بڑوں نے ان کی بات چیت کر رکھی تھی، اور یہ بات سبھی کے علم میں تھی کہ عرشیہ احمد کے لیے بنی ہے۔ رہ گئی زاہدہ بیگم، جن کا نکاح ان کے تایا زاد بھائی اکبر سے ہوا تھا۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، یوسف اور فرید۔ کہتے ہیں بعض اوقات بچوں کے مستقبل کا کاتب تقدیر والدین کو بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے آج امجد صاحب کی بیٹی مریم کی شادی ان کے عزیز اور مرحوم دوست کے بیٹے حسن سے کی جا رہی تھی، اور مریم خوش قسمت تھی کیونکہ اس کی صرف رضا نہیں خوشی بھی تھی۔ کچن میں آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سر جھٹک کر کاؤنٹر پر رکھے جوس کو گلاس میں اڈیلنے لگی۔ باریک سی نارنجی دھار شیشے کی گلاس میں اترنے لگی۔ تبھی کسی نے دبے قدموں پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ عرشیہ رک گئی۔ یہ پرفیوم وہ شناخت کر سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ صاف ہو چکے تھے۔ جوس اور گلاس دونوں کاؤنٹر پر رکھ دیے اور وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا، مجھے خوش آمدید نہیں کہو گی؟ وہ آنکھوں سے اس کے ہاتھ ہٹائے ہوئے مڑی، چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی، اور اس حرکت پر احمد بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ بہت نرمی سے بولا، میں واقعی یہی ہوں، میرے ہونے کا یقین کیوں نہیں آتا تمہیں؟ پتہ نہیں احمد، میں تمہیں اتنا سوچ چکی ہوں کہ اب تم سامنے ہو تو یقین نہیں آتا کہ تم واقعی ہو یا میرا وہم ہے۔ وہ مسلسل اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور تبھی احمد نے احساس کیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے۔ اس کا لہجہ بدلتے ہوئے کہا، بہت بدتمیز ہو تم، مجھے خوش آمدید تو نہیں کہا، باتوں میں لگانے لگی۔ میں تو یہ کہنے آیا تھا کہ فارغ ہو تو کافی بنا دو۔ وہ طاق سامنے کاؤنٹر پر ہی بیٹھ گیا۔ عرشیہ نے یاسیہ سے اسے دیکھا اور ویلکم کہہ کر کافی بنانے لگی۔ اس دوران وہ کبھی سامنے بیٹھے وجود پر نظر ڈال لیتی، لیکن وہ اس سے بے نیاز موبائل پر الجھا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ یوں ہی کرتا، پہلے قریب آتا پھر نہ جانے کیا سوچ کر اپنے آپ کو سخت بیزاری کے خول میں بند کر لیتا۔ یہاں آ کر وہ ہمیشہ سوالیہ نشان بن جاتی۔ اس نے ایک بار یوں ہی پوچھا تھا کہ تم مجھے بتا کیوں نہیں دیتے، اور جواب میں احمد نے اس کے بازوں کو بہت بے دردی سے پکڑا تھا۔ میرا گریز میری اس کے آگے۔ وہ خاموش ہو گیا، اور پھر اس نے کہا تھا، ہم ایک دوسرے کے نام منسوب ہیں، کیا ہوا جو یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا، لیکن اب یہ ہمارا فیصلہ بھی ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ کچھ سمجھی اور کچھ نہ سمجھی، لیکن احمد نے اس سے 2 دن بات نہ کی۔ وہ اس کی ناراضگی سے بہت گھبراتی تھی۔ بہت کوشش بعد جب وہ مانا تو اس نے کہا، آگے ایسا کچھ بے وقوفانہ نہ کہنا، اور اس نے سر جھکا دیا تھا۔ آج بھی وہ کافی بناتے ہوئے الجھ رہی تھی۔ کافی بننے پر اس نے کپ اس کے پاس رکھا اور بغیر اسے دیکھے باہر نکل گئی۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ احمد نے پاس پڑے جوس کو دیکھا، وہ کچھ کھا کر بھی تو نہیں گئی تھی۔ اس نے ساتھ رکھی کافی کو دیکھ کر کہا، کیسے سمجھاؤں تمہیں عرشیہ؟ اس نے گہری سانس لی اور سر جھٹک کر رہ گیا۔ راجپوت مینشن آج دلہن کتنا سجایا گیا تھا۔ برات آ چکی تھی پر ابھی تک مریم نہیں آئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ احمد کی والدہ ربینہ بیگم اس کا بازو پکڑے اپنے کسی جاننے والے سے اس کا تعارف کروا رہی تھیں۔ وہ آج بلیک ڈنر سوٹ میں بلا شبہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی باتیں سنا تھا جب اس نے اپنی ماں کو کہتے سنا، لو دیکھو مریم بھی آ گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر مریم کو دیکھا۔ وہ سرخ لہنگے میں ملبوس گھونگھٹ ڈالے چلی آ رہی تھی۔ ایک طرف اسرا تھی اور دوسری طرف عرشیہ۔ اسے دیکھ کر احمد کو اس پر بہت غصہ آیا، کیونکہ عرشیہ نے نیلے لہنگے پر اپنا دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ تبھی اس نے اپنی ماں کو کہتے سنا، عرشیہ بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ، اور بس اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ دونوں مریم کو حسن کے ساتھ بٹھا چکی تھیں، سو اسرا اسے دیکھ کر اس کی طرف آئی، لیکن عرشیہ دوسری جانب بڑھ گئی۔ اسرا اپنی بہن کو کہو مجھے اوپر آ کر ملے۔ اسرا کے آنے پر اس نے کہا، لیکن احمد بھائی، اسرا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ اس کے چہرے پر غصہ دیکھنے کے بعد اسرا کے تذبذب پر اس نے لہجے کو نرم کیا تھا، جی احمد بھائی، میں انہیں ابھی بھیجتی ہوں۔ احمد نے دور نظر آتی نیلے کپڑوں میں ملبوس لڑکی کو ایک نظر دیکھا اور مڑ گیا۔ احمد بھائی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اسرا نے قریب آ کر سرگوشی کی، کیوں؟ اور میں اس وقت کیسے؟ وہ مہمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ ہی اگر مگر نہ کریں۔ احمد بھائی بہت غصے میں تھے، آپ بس جلدی جائیں، میں یہاں دیکھ لوں گی۔ عرشیہ نے ایک ممنون نگاہ اس پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ احمد، اس نے دوسری منزل آ کر اسے پکارا۔ یہاں باہر کے بنسبت اندھیرا تھا اور لوگ تو باہر ہی تھے۔ وہ 2 قدم اور آگے آئی، پھر دوسری طرف دکھائی دیتی بالکنی کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ راہداری میں ہی تھی کہ کسی نے اس کا بازو بہت بے دردی سے اپنی جانب کھینچا۔ اس کی چیخ نکل ہی جاتی جب احمد نے اسے دیوار سے لگاتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ عرشیہ اب تک خوفزدہ تھی۔ احمد کو سامنے دیکھ کر بھی اس کے حواس کچھ لمحوں بعد ہی ٹھکانے آئے۔
वो हाथ हटा चुका था, लेकिन अब भी उसके मुकाबिल सख्त तेवर उसे देख रहा था। अहमद, क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया था? वो घबरा ही तो गई थी। वो जवाब देने के बजाय उसे सोचती नजरों से देख रहा था और अर्शिया का खौफ बढ़ता जा रहा था। कुछ तो कहो। आखिर वो अपना जुमला मुकम्मल ना कर सकी, क्योंकि अहमद ने दोबारा उसके मुंह पर सख्ती से हाथ रखते हुए कहा, एक लफ्ज नहीं अर्शिया, एक लफ्ज भी नहीं। साथ ही उसने अर्शिया के कंधे पर पड़ा दुपट्टा अपने हाथों में लेकर उसके सर के गिर्द लपेटते हुए कहा, आज के बाद तुम मुझे इस तरह के वाहियात तरीके से दिखाई दी ना, तो आइंदा तुम्हारे कंधे सलामत नहीं होंगे। वो सख्ते में रह गई। अहमद ये कहकर रुका नहीं, वो पलट गया। ये क्या? अहमद ने क्या? वो फिर नाराज हो गया। वो बेसाख्ता भागती हुई उस तक आई। वो सीढ़ियों के पास था जब वो दौड़ती हुई उसकी पुश्त से सर टिकाकर रो दी। अहमद के लिए यह कतई गैर मुतवक्को हालत थी। उसने सोचा तक ना था कि अर्शिया यूं भी कर सकती है। वो गहरी सांस लेकर उसकी नर्म हाथों की गिरफ्त से खुद को आज़ाद करते उसकी तरफ मुड़ा। चंद लम्हे उसे बेबसी में देखने के बाद उसने कहा, कैसे समझाऊं तुम्हें अर्शिया? क्या क्यों नहीं देते अहमद? तुम मेरा ख्याल रखते हो, इज्जत करते हो, मोहब्बत करते हो, लेकिन कभी कहते नहीं। आखिर क्यों? वो आगे कुछ नहीं कह सकी। रोते हुए उसने रुख फेर लिया। अहमद ने अपने हाथ बढ़ाने चाहे, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। वो उसे देखता रहा, फिर अचानक तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गया। सुबह नाश्ते की मेज पर सभी मौजूद थे। तमाम कजन्स और बुजुर्ग बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। ऐसे में अर्शिया कभी नजर उठाकर सामने मौजूद अहमद को देख लेती, जो फरीद से बात करने में मगन था। उसने सर झटक दिया और तवज्जो खाने पर मरकूज कर ली। अमजद साहब और साद साहब तो उठकर चले गए, लेकिन बाकी अभी तक वहीं थे जब उसने फरीद को कहते सुना, वैसे चची जान, अब आपको भी अपनी बहू लाने में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों ताई जान? ठीक कह रहा हूं ना? वो बराह रास्त पहले रुबीना और फिर अमजद साहब की बीवी सलमा से मुखातिब हुआ था। अहमद ने बेख्तियार अर्शिया को देखा। वो भी उसे ही देख रही थी, फिर एकदम उठकर वहां से चली गई। ताई जान ने उसे रोकने के लिए आवाज दी, लेकिन वो जा चुकी थी। उन्होंने रुबीना बेगम को देखा, जो मुस्कुरा कर रह गई थी। अहमद ने फरीद के कान खींचते हुए कहा, बहुत बोलना आ गया है आपा बाजी, ले जी। इनके दिल की बात कह दी तो बुरा लग गया। फरीद अपने कान छुड़ाकर रुबीना बेगम के शाने पर थोड़ी जिमाते हुए बोला, तुम्हें तो मैं। अहमद उसकी तरफ लपका, लेकिन वो बाहर निकल चुका था। वो खुद उसके पीछे दौड़ने ही वाला था, लेकिन ताईजान ने उसे रोक लिया। अहमद, जरा बात सुनो। जी ताईजान। वो उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। ऐसे नहीं, आओ बैठो यहाँ। रुबीना तुम भी आओ। वो दोबारा अपनी निशस्त पर बैठ गया। तुम्हें वाकई अपनी अमानत ले लेनी चाहिए अब। वो काफी संजीदा थी। अहमद ने पहले रुबीना बेगम को देखा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए अस्बात में सर हिलाया। ये तुम्हारे आने से कबल ही हमने सोचा था, बस बात कैसे शुरू करें यही समझ नहीं पा रहे थे। अब इसे गैबी इशारा समझो कि फरीद ने हमारे दिल की बात कह दी। अहमद सर झुकाए सुनता गया। वो कह चुकी तो उसने इन्हें देखा। आप मुझे अपनी राय से मुख्तलिफ नहीं पाएंगी। इन दोनों के चेहरे चमक उठे। तभी उनके खादमों में से एक ने इत्तला दी, अहमद साहब, आपका घोड़ा तैयार है। घोड़ा? ताईजान ने उलझे हुए अंदाज में पूछा। मैंने राइडिंग के लिए घोड़े मंगवाए थे, शाम तक आ जाऊंगा, उसने उठते हुए कहा, और फिर अपनी माँ के पास आकर उनके हाथ चूमकर आंखों से लगाया और उसके बाद ताईजान से मिलकर बाहर निकल गया। राहदारी से गुजरते वो अपने कमरे की तरफ मुड़ रहा था और दूसरी तरफ से अर्शिया फूलों की प्लेट हाथ में पकड़े गुनगुनाती हुई चली आ रही थी। और जैसे ही वो दोनों अपनी बेखबरी में मुड़े तो साथ ही प्लेट दूर जा गिरी और फूल इन दोनों पर बिखरते चले गए और अर्शिया वो उसके बाजुओं में झूल गई थी। अहमद ने उसे देखा। जर्द और गुलाबी रंग के लंबे फ्रॉक में मलबूस, आज उसने दुपट्टा शानों पर फैला रखा था। बाल अलबत्ता खुले थे। उसके चेहरे पर हल्का सा खौफ झलक रहा था। यही सब मुझे नहीं अच्छा लगता। आखिर कब देख कर चलना सीखोगी? कब बड़ी होगी तुम? वो बरस पड़ा। यहाँ उसने जुमला खत्म नहीं किया और वहां उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में मोती जैसे शिफाफ आंसुओं के कतरे नुमदार होने लगे। वो कतरा कर निकलने लगी थी जब अहमद ने उसका बाजू पकड़ा। वो अपना बाजू छुड़ाने लगी, लेकिन गिरफ्त बहुत सख्त थी। अहमद उसे खींचता अपने रूम में लाया और बेड पर बिठाकर उसने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, अगर मना किया ना तो 2 दिन तक के लिए यहीं बंद कर दूंगा। और ये धमकी नहीं, तुम जानती हो मैं कर गुजरने का आदी हूँ। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी, लेकिन उसने सामने गुलाबी पड़ती नजरों से देखते गिलास थाम दिए। अहमद मुड़ गया और अलमारी में न जाने क्या ढूंढने लगा। जब पलटा तो हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उसने अर्शिया को बॉक्स देते हुए कहा, ये तुम्हारा है। उसने हैरत से अब अहमद को देखा, जो अपनी टी शर्ट निकाल रहा था। उसे अपनी तरफ मुतवज्जो देख उसने कहा, फरीद की बातों का असर हो गया जो देखे जा रही हो। जाओ, मुझे चेंज करना है। इस बार वो हल्का सा मुस्कुराया। अर्शिया ने जवाब नहीं दिया। बॉक्स को खोला तो उसमें से एक निहायत नफीस सिल्वर ब्रेसलेट बरामद हुआ। अर्शिया ने उसे देखा तो वो मुस्कुरा दिया और फिर उस तक आया और उसके हाथों में ब्रेसलेट पहनाते हुए बोला, तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती। उसने सर पर हाथ रखा और अपनी टी शर्ट लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शाम हो चुकी थी। राजपूत मेंशन पर खामोशी छाई हुई थी। कुछ अपने कमरों में थे और कुछ टेरेस पर। ऐसे में रुबीना बेगम अर्शिया के कमरे में बैठी उससे बात कर रही थी। तुम खुश हो ना अर्शिया? आपने अहमद से भी पूछा था चची जान? उसने नजरें नीची करते पूछा, जिस पर रुबीना बेगम की मुस्कुराहट गहरी हुई। चची की जान, तुमने ये क्यों पूछा? मैं जानती हूँ उसके गुरेज से परेशान होना।
اب عرشیہ نے گھبرا کر انہیں دیکھا، وہ ہنس پڑی۔ عرشیہ، میں اسے جانتی ہوں، اور صبح اس نے جس انداز میں کہا اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، اس سے ظاہر تھا کہ وہ بہت خوش ہوا ہے۔ اب تم کہو، تم خوش ہو؟ اس نے گردن جھکا دی۔ روبینہ بیگم نے اس کی پیشانی چومی اور خیر و سلامتی کی دعا دیتے اٹھ گئے۔ رات کے کھانے پر دوبارہ سب جمع ہو گئے تھے۔ تایا جان کسی کاروباری مسئلے پر سعد صاحب سے بات کر رہے تھے اور احمد مکمل توجہ سے انہیں سن رہا تھا۔ وہ بنگلور جانے کی بات کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، میں کل ہی وہاں جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ سعد صاحب تھے۔ ابو جان، کیا آپ کے بدلے میں نہ چلے جاؤں؟ احمد نے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر کہا، تم یہاں سنبھال لو، وہاں مجھے بلایا گیا ہے۔ تایا جان نے ان کی حمایت کی تھی۔ اگلے دن شام میں وہ حویلی کے پچھلے حصے میں واقع دالان میں کرسی ڈالے پاؤں سامنے میز پر ٹکائے وہ آنکھیں موند کر گنگنا رہا تھا۔ تو حاکم میں محکوم پیا، تو ازلوں سے مخدوم پیا، تجھے ود کہوں وجدان کہوں، تیرا اونچا ہے استان کہوں، تجھے دم دم عالی شاں کہوں، تیری باتوں کو قرآن کہوں، تیری ایک نظر اٹھ جانے سے میرا جاگ اٹھے مقصوم پیا، تو ازلوں سے مخدوم پیا۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھا جب اس نے ایک مانوس آواز سنی، میں بھول بھٹک کر ہار گئی، ہر بار تمہارا نام لیا، اس عشق کی کملی جوگن کے ہر قصے کا عنوان پیا۔ اس کے لب تو آواز پر ہی ساخت ہو گئے تھے۔ اب اس نے آنکھیں کھول دیں، چہرہ مڑا تو سامنے وہ کافی کا کپ لیے موجود تھی، پرپل اور کریم کلر کے سوٹ میں ملبوس، کریم کلر کے دوپٹے کو شانوں پر پھیلائے وہ شام کا ہی ایک حصہ لگ رہی تھی۔ اس نے آگے آ کر اس کے پاؤں کی جانب اشارہ کیا۔ احمد نے پاؤں ہٹایا تو وہ کافی رکھ کر پلٹ گئی۔ عرشیہ سنو۔ وہ اس کی جانب مڑی اور احمد اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ ناراض ہو؟ عرشیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا۔ کچھ کہنا تھا، نہیں بتانا تھا، اس نے ترکی پر ترکی جواب دیا۔ اس نے اچھے سے احمد کو دیکھا۔ تمہیں میں جانتا ہوں عرشیہ، تمہارے خیال سے واقف ہوں، لیکن میں تمہاری زبانی سننا چاہتا ہوں۔ تم خوش ہو؟ تمہیں چچی جان نے بتایا ہوگا، اس نے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، اور انہوں نے ہی مجھے کہا کہ تم میرے گریز سے پریشان ہو۔ گو کہ تم نے نہیں کہا، لیکن انہیں پتا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جسے محسوس کیے بنا وہ نہ رہ سکی۔ آئی ایم سوری عرشیہ، میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھی تمہارے ساتھ حد سے زیادہ سخت ہو جاتا ہوں، تمہیں وقت نہیں دیتا، تمہیں نظر انداز کرتا ہوں، لیکن وہ اتنا کہہ کر رکا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان سب کے باوجود میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں اب بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر وقت نہیں گزار سکتا، اس نے قطعیت سے کہا، اور وہ جو بہت محویت سے سن رہی تھی اس کے آخری جملے پر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر احمد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، جانتے ہو احمد، تم نے یہ جملہ سننے کے لیے مجھے برسوں منتظر رکھا۔ میرے لیے یہ اعتراف ہی کافی ہے، لیکن اگر تم پسند کرو تو کیا مجھے بتاؤ گے کہ تم یہ سب کیوں کرتے رہے؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے نرم ہاتھوں کی گرفت میں احمد کا ہاتھ تھا اور اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جن سے محبت ہونا، ان کے نام تک کو خود کے ساتھ آلودہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کیا ہوا کہ ہم منصوب ہیں، لیکن ہم محرم تو نہیں ہے نا؟ اور میں تمہیں بتاؤں عرشیہ، وقت سے بڑھ کر کوئی منصف نہیں ہوتا اور وقت سے بڑھ کر کوئی ظالم بھی نہیں ہوتا۔ جب تک تم پر میرا حق نہیں ہوگا تب تک میں تمہیں کسی قسم کی کوئی امید نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ عرشیہ کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کیے، پھر اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور ساتھ ہی 2 آنسو عرشیہ کی آنکھوں سے گر کر احمد کی ہتھیلیوں میں جذب ہو گئے۔ کیا تمہیں اب بھی شکایت ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ عرشیہ نے نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ مجھے تم پر فخر ہے احمد، آئی ایم سوری، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ تم مجھے پہلے کہہ دیتے تو اتنا پریشانی کیوں ہوتی؟ وہ مسکرا کر پلٹا اور کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ عرشیہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جب اس نے احمد کو کہتے سنا، کافی تھوڑی اسٹرانگ بنانی چاہیے تھی، آج اچھی نہیں بنی۔ وہ بڑبڑایا۔ عرشیہ بے اختیار ہنس پڑی اور سر ہلاتے مڑ گئی۔ وہ اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر آسماں کو دیکھا۔ آج اس کا دل جو اتنے برسوں سے بوجھل تھا، ہلکا ہو چکا تھا۔ انہوں نے کروٹ لے کر آنکھیں کھول دیں۔ پیاس کی شدت تھی کہ وہ اپنی گہری نیند سے بیدار ہو گئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو خالی جگ میز پر رکھا ہوا تھا۔ رات تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ راجپوت مینشن پر گہری نیند کا پہرا بہت سخت تھا۔ نوکر اپنے ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے۔ ایسے میں روبینہ بیگم نے دوبارہ کروٹ لے کر سونے کی کوشش کی، لیکن شدت سے انہیں نیند ہی نہیں آئی۔ وہ اٹھیں اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئیں۔ ابھی راہداری میں ہی تھیں کہ انہوں نے کسی کو لائبریری سے نکلتے دیکھا۔ اس نے لمبی شال اوڑھ رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ چہرہ نہ دیکھ سکی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس کے کنارے سرخ لکیر تھی۔ روبینہ بیگم کا ذہن الجھ گیا۔ انہیں یاد آیا کہ یہ فائل انہوں نے سعد صاحب کے پاس دیکھی تھی، جس میں انہوں نے اپنے نئے پروجیکٹ کو تیار کیا تھا، جس پر انہوں نے اپنے تمام شیئرز لگا دیے تھے۔ روبینہ بیگم کے ذہن میں یہ بات آتے ہی وہ اس شخص کے پیچھے اس کی نظروں سے چھپتے چلنے لگیں۔ آگے موڑ تھا، وہ شخص مڑا تو روبینہ بیگم جو ایک فاصلے سے اس کا پیچھا کر رہی تھی وہ بھی مڑ گئیں، لیکن یہ کیا، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ راہداری سنسان تھی۔ انہیں پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا۔ وہ غلط جگہ آ گئی تھیں۔ پیچھا کرتے انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ وہ شخص دانستہ انہیں حویلی کے ایسے سرے پر لے آیا تھا جہاں سے رہائش کے کمرے بہت دور تھے۔
वो फौरन मुड़ी, लेकिन सामने वो मौजूद था। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो लरजती हुई आवाज में कहा, आप आज सुबह सब खुश थे। ताया जान ने इतला दी कि मरियम और हसन अपने घर के कुछ लोगों के साथ उनके यहाँ रहने आ रहे थे, और यही चीज अर्शिया और इसरा को बहुत सुकून दे रही थी। आज उसने सुर्ख रंग का फ्रॉक पहना हुआ था और खुशी से उसका चेहरा और भी शादाब लग रहा था। वो और इसरा किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी जब उसने इसरा को कहते सुना, अरे अहमद भाई। अहमद किसी काम से किचन से गुजरा तो इसरा की आवाज सुनकर दरवाजे पर ही रुक गया। वो हंसी हुई उसक आई, आज सूरज कहाँ से निकला है, एक साथ इतने सरप्राइज। उसने अहमद की रेड शर्ट की तरफ इशारा किया। अहमद ने सर झुकाकर अपनी शर्ट को देखा और फिर अर्शिया को, जो उसकी मुतवज्जो होने पर अपनी मुस्कुराहट छुपाते मुड़ गई। उसने मुस्कुराकर सर झटका और फिर इसरा से मुखातिब होते हुए कहा, इसरा, तुमने अम्मी जान को कहीं देखा है? मैंने कब से ढूंढ रहा हूँ, ना कमरे में है और ना कहीं और। वो बगैर बताए कहीं जाती भी नहीं और फोन भी कमरे में है। इस बार अर्शिया ने फिक्रमंदी से मुड़कर उसे देखा। चची जान, वो तो ऐसे नहीं जाती कहीं। वही तो कह रहा हूँ कि तुम में से किसी ने देखा है उन्हें। इसरा ने नफी में सर हिला दिया। अहमद ने एक नजर उस पर डाली और मुड़ने ही लगा था जब अर्शिया ने कहा, रुको, मैं आ रही हूँ। इसरा, तुम नाश्ता देख लो, मैं अम्मी जान के पास से आती हूँ। वो आगे बढ़ते हुए बोली, कौन सी अम्मी जान के पास से आपी? इसरा ने मासूमियत से पूछा तो वो घुर कर रह गई। अलबत्ता अहमद हंस पड़ा। तुमसे मतलब? और तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। उसने दोनों को अपनी खजालत मिटाते हुए झिड़का और अहमद खांस कर रह गया और इसरा हंसते हुए नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गई। वो राहदारी से गुजरे थे जब अहमद ने उससे पूछा, अम्मी जान से आखिरी बार कब मिली? उसका लहजा पुरतशवीश था। अर्शिया ने उसके मुतफिका चेहरे को देखा। डिनर टेबल पर। मैंने उन्हें डिनर के बाद अबू जान से बात करते देखा था, फिर मैं सोने चला गया और अब वो पता नहीं कहाँ है। उसके बाद उनकी कोई बात नहीं हुई। ताई जान के कमरे पर आकर उन्होंने दस्तक दी। आ जाओ। ताया जान की भारी आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजा धकेला। अस्सलाम वालेकुम अबू जान, सुबह खैर। अर्शिया उनसे लग कर बोली। वो बेड पर बैठे हुए थे और ताई जान सरहाने उनकी घड़ी उठा रही थी। वालेकुम सलाम मेरा बेटा। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। अस्सलाम वालेकुम ताया जान। अस्सलाम वालेकुम ताई जान, सुबह खैर। अहमद ने कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। ताई जान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं ताई जान, बैठने की फुर्सत नहीं। हम ये पूछने आए कि क्या आपने अम्मी जान को कहीं देखा है या वो कहीं आपको बताकर गई हैं? क्या मतलब? ताया जान वहां से चौंक गए। अहमद ने उन्हें देखा। ताया जान, वो सुबह से नहीं मिल रही, फोन भी कमरे में ही है। इस तरह तो वो कहीं नहीं जाती। ताया जान ने उठते हुए कहा। अबू जान, वाकई वो नहीं मिल रही। हम उन्हें कमरे और दूसरी जगहों पर देख चुके हैं। अर्शिया उन्हें उठते देखकर खुद भी खड़ी हो गई। हैरत है, बाहर देखते हैं चलो। ताई जान ने दरवाजे की जाने बढ़ते हुए कहा। अहमद सर हिलाकर उनके पीछे हो लिया। साथ ही अर्शिया और ताया जान भी बाहर आ गए। हॉल में सब जमा थे। सबसे रुबीना बेगम के मुतालिक पूछा गया। सब ही लाइल्म थे और हैरान भी, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदार थी। उनसे इस तरह की हरकत की कोई तवक्को ना थी। करीब ही इन्हें ढूंढा गया। एक दो जगह जहां उनके होने का गुमान था, घर के लोग चक्कर लगाए लेकिन वो ना मिली। मरियम और उसके घर के कुछ लोग भी आ गए थे। जवाल ढल चुका था। अहमद की परेशानी अब बेचैनी में तब्दील होने लगी थी। उसने ताया जान से बात करना चाहिए और हॉल में उन्हें जा लिया। मैं पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता हूँ, उसने बगैर किसी तमहीद के कहा और ताया जान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या कहा? अहमद ने उन्हें गहरी संजीदगी से देखा और दोबारा अपना जुमला दोहराया। तुम्हारी माँ हम सभी की कुछ लगती है अहमद। ये जुमला कहने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम राजपूत खानदान की इज्जत को सरे राह लाना चाहते हो। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, ताया जान जैसे बहुत गुस्सा जब्त करते हुए बोले। मैंने आप लोगों से वाबस्ता रिश्ते को कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि मैं पुलिस में इतला। वो इतना ही कह पाया था जब उन्होंने उसकी बात काटते हुए कहा, बस। वो खड़े हो गए। अहमद, हमारे खानदान का मजाक बनाने की इजाजत मैं तुम्हें कतई नहीं दूंगा। और सामने खड़ी अर्शिया ने खौफ से साथ खड़ी मरियम का बाजू थाम लिया। ताया जान, अहमद ने हुमार लहजे में संजीदगी से उनकी आंखों में देखते हुए कहा, इज्जत तो जिल्लत का मालिक अल्लाह है, किसी शख्स के अख्तियार में ये नहीं। और मैं आपको बता रहा था, आपसे इजाजत नहीं ले रहा था। वो मुड़ गया। ताई जान ने ताया के चेहरे पर सख्त तासरात देख अहमद को आवाज दी, लेकिन वो बाहर जा चुका था। पुलिस आ चुकी थी। एक एक से तजवीज बयान लेने के बाद उन्होंने ताया जान के इनकार के बाद अहमद की इजाजत से तलाशी लेना शुरू कर दी। वो सब अपने कामों में मसरूफ थे जब उन्होंने दूसरी तरफ बालकनी से आती इसरा की चीख सुनी। वो सब हवास बाख्ता उस जानिब दौड़े। इसरा खौफ से कांप रही थी। अहमद ने उसे खुद से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ इसरा, तुम ठीक हो? वो फटी हुई आंखों से उसे देखने लगी। जिस्म अभी तक लरज रहा था, आंखें खौफ से भीग रही थी। अहमद भाई, वहाँ वो कुछ सही से कह नहीं पा रही थी। डरो मत, देखो हम सभी यहाँ हैं। हुआ क्या है तुम्हें भाई? वो वहाँ इस कुएं में, चची जान। और फिर वो रो दी। अहमद ने उसे छोड़ा और भागकर कुएं के पास आया। उसमें झांकते हुए उसे लगा वो अगली सांस नहीं ले सकेगा। रुबीना बेगम की लाश पानी में मौजूद थी। रुबीना बेगम की लाश को कुएं से निकाला जा चुका था। घर में सफे मातम बिछ गई थी। वो सभी का ख्याल करने वाली, हर एक से मोहब्बत करती थी। फिर उनका कत्ल होना, यह वजह किसी को समझ नहीं आती थी। ताया जान जो कुछ देर पहले तने हुए नकुश के साथ थे, अब एकदम ढह गए। ताई जान और पुप्पो वगैरह अलग
गिरिया कर रही थी। अलबत्ता ज़ोहरा भाभी, हसन की बड़ी भाभी मरियम और दूसरों को तसल्ली दे रही थी। अहमद का हाल इन सब से बुरा था। जब रुबीना बेगम की लाश निकाली गई तो वो भागकर उनके पास आया और उन्हें थपथपाते हुए उठाने लगा। तब ताया जान ने उसे पकड़ा था। अहमद, ऐसे मत करो। और उनकी आंखों में देखते अहमद को लगा उससे उसकी सांसें छीन ली गई हैं। उसने आंखों को बहने से रोकने के लिए सख्ती से उन्हें मीच लिया और सर झुका दिया। पुलिस ने इसरा का बयान लिया था। उसने बताया कि वो अपनी बिल्ली के पीछे दौड़ती हुई कुएं तक आई। वहां पर उसने बिल्ली को उठाया तो उसकी नजर कुएं में पानी में पड़ी। वो बेसाख्ता पीछे हुई और उसकी चीख निकल गई। रुबीना बेगम की गर्दन के पास एक निहायत गहरा जख्म था। पेपर नाइफ किसी ने उनकी गर्दन में घोंप दी थी और फिर उनकी गर्दन से चाकू ना निकलने की सूरत में इन्हें चाकू समेत कुएं में फेंक दिया था। साहब भी आ चुके थे और पुलिस तफ्तीशी बयान लेने के बाद जा चुकी थी और फिर दोपहर बाद रुबीना बेगम का जनाजा पढ़ाया जा रहा था। अगली सुबह उन पर बहुत अफसरदा तलू हुई थी। सब हॉल में मौजूद थे। कुर्सियां, सोफे वगैरह हटाकर दीवारों से लगा दिए गए थे। जमीन पर कालीन बिछा दी गई थी और दरमियान में सफेद लंबी चादरों को भिला दिया गया था। कुरान खानी का यह तमाम ताईजान और तायाजान का हुक्म था। सभी तस्बीह और तहलील में रुबीना बेगम को याद करते जिक्र में मशगूल थे। अर्शिया ने पारा मुकम्मल किया। उसे बंद करके रखते हुए उसकी नज़र सामने सफेद शलवार कमीज में मलबूस अहमद पर पड़ी। कितनी असियत में था वो कभी अपनी तकलीफ का खुलेआम इजहार नहीं करता था। आज भी वो अकेला था, अपने गम को छुपाते हुए खामोशी से अज़कार में मसरूफ था। काश मैं कुछ कर सकती, उसने अहमद के अजहद संजीदा चेहरे को देखते हुए सोचा। वो हवेली की छत पर रेलिंग पर दोनों हथेलियां जमाए अंधेरे में नीचे किसी गैर मरई नुक्ते को तक रहा था जब किसी ने उसके शाने पर आहिस्ता से हाथ रखा। वो ये लम्स जानता था, लेकिन बावजूद इसके कि वो नहीं मुड़ा। वो कुछ देर खामोश रही। रुबीना बेगम से उसकी मोहब्बत कम तो ना थी। उसने भीगी हुई आवाज में कहा, अहमद, मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह कहूँ। तुम अफसरदा मत हो। हम सभी अल्लाह की अमानत है। जिसकी अमानत थी उसने उन्हें वापस ले लिया। अल्लाह मुनसिफ हकीकी है। चची जान के कातिल जरूर गिरफ्त में आएंगे। अब की बार अहमद ने सर उठाकर जुकाम ज़्यादा सांस अंदर खींचते हुए गहरी सांस ली। फिर उसकी तरफ देखा। रात गहरी हो चुकी है अर्शिया, तुम जाकर सो जाओ। और तुम? मैं भी कुछ देर बाद आ जाऊंगा। उसने चंद लम्हे उसे देखा, फिर कदम बढ़ा दिए। लेकिन अभी वो दरवाजे तक ना पहुंची थी कि अचानक उसकी आंखें धुंधला गईं और वो जमीन पर बैठती चली गई। अहमद ने गिरने की आवाज पर पलटकर उसे देखा तो वो दोनों हाथों में सर दिए जमीन पर बैठी नजर आई। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? वो उसक आया और उसे सहारा देकर पूछने लगा। अर्शिया ने उठने की कोशिश करते कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस जरा सा चक्कर आ गया था। उठ खड़ी हुई। अहमद उसके हमरा चलने लगा तो उसने कहा, मैं जा सकूंगी। तब उसने एक नम मुस्कुराहट से कहा, अम्मी जान की हिफाजत नहीं कर पाया, तुम्हारा ख्याल तो रख सकता हूँ। और अर्शिया उसके आगे कुछ ना कह सकी। अगली सुबह पुलिस के कुछ लोग उनके घर पर मौजूद बहस कर रहे थे। ताया जान के अलावा साहब, फूफा जान, अहमद, यूसुफ और कुछ दूसरे कजन्स भी थे। पुलिस का अमला पूछ रहा था क्या इनकी किसी के साथ कोई रंजिश थी या कुछ और। ऐसा कुछ भी नहीं था। जहां तक हमें इल्म है किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई रंजिश नहीं थी। ये साहब थे। जिस दिन कत्ल हुआ आप नहीं थे, तो इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैं इन्हें जानता था। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आप ना जानते हो। ऑफिसर ने कहा, खैर हम कोशिश करें। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। अहमद उन्हें छोड़ने बाहर तक आया तो ऑफिसर ने उसके सोचते हुए चेहरे को देखकर पूछा, क्या आपको किसी पर शक है मिस्टर अहमद? मुझे शक किसी पर नहीं है और किसी पर यकीन भी नहीं है, लेकिन जिस दिन अम्मी जान की डेथ हुई उसके दूसरे दिन मैं लाइब्रेरी गया था। तब वहां से वो फाइल गायब थी जिसमें अबू जान के शेयर्स के सारे कागजात थे। कोई है ऑफिसर, मुझे यकीन है अम्मी जान इस बारे में जानती थी, इसलिए इन्हें रास्ते से उन्होंने हटा दिया। ओह, उसने अहमद का चेहरा देखा। यानी तमाम मामला साफ है, बस हमें कातिल पर हाथ डालने की देर है। मैं उसे नहीं जानता ऑफिसर, बस आप उसे जल्द से जल्द हल करें इस मसले को। वो हाथ मिलाकर मुड़ गया। वो पुलिस स्टेशन में था जब उसका फोन बज उठा। हेलो ऑफिसर, राना हेयर। उसने फोन कानों से लगाया। ना आप मेरे लिए अजनबी है ना मैं आपके लिए। दूसरी जानिब से आवाज आई। आप? गालिबन वो आवाज पहचान चुका था। कहिए कैसे सहमत की आपने? आपको अपनी टेबल की सबसे आखिरी दराज से एक तोहफा मिलेगा, आप उसे देखें, फिर पूछें कि मैंने क्यों जहमत की। उसने छेंबे से टेबल को देखा और फिर दराज खींची। उसके अंदर चंद नोटों की गड्डियां रखी हुई थी और साथ ही वो चाकू भी था जिससे रुबीना बेगम का कत्ल हुआ था। शायद आप हैरान हो गए हैं। दूसरी जानिब से उसकी मुसलसल खामोशी नोट की जा रही थी। राना ने गहरी सांस ली। कहिए फिर मुझे क्या करना होगा और इस चाकू का मकसद? दूसरी जानिब हल्की सी हंसी की आवाज आई, लेकिन जब हर्फ बने तो इस लहजे में नफरत और हकारत की बू मौजूद थी। अहमद के फिंगरप्रिंट इस चाकू पर होने चाहिए। क्यों? कैसे? ये मेरा सरदर्द नहीं, बस वो लड़का मुझे बाहर नहीं दिखना चाहिए। राना, तुम अब तक जान भी चुके होगे कि असल कातिल कौन है, लेकिन ये भी जान लो कि मुझ पर हाथ डालने से पहले मैं तुम्हें, तुम्हारे पूरे घर को ऐसी जिंदगी पर मजबूर कर सकता हूँ कि ना मौत आएगी और ना जी सकोगे। ऑफिसर राना के लिए ये कोई नई बात नहीं थी कि असल कातिल की जगह किसी बेगुनाह को
मुजरिम बना दिया जाए। उसने एक मुस्कुराहट के साथ फोन रख दिया। अहमद सुबह से बहुत बेचैन था जब से उसे ऑफिसर राना ने इतला दी थी कि चाकू पर कातिल की उंगलियों के निशानात मिल चुके हैं। वो तब से इस शख्स का नाम जानने के लिए बेचैन था। दोपहर होने वाली थी, लेकिन उसका इंतजार तब खत्म हुआ जब नौकर ने आकर उसे पुलिस के आने की इत्तला दी। वो तेजी से कमरे से निकला। सीढ़ियां उतरकर उसने देखा सभी वहां मौजूद थे और ऑफिसर राना दरमियान पड़े सोफे पर बैठे हुए बात कर रहा था। अहमद को देखकर वो उठते हुए बोला, आइए अहमद साहब, आपका ही इंतजार था। अहमद ने एक संजीदा नजर उस पर डाली। तायाजान को भी उसका अंदाज पसंद नहीं आया। तभी उन्होंने कहा, ऑफिसर, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। आप हमें कातिल के बारे में बताने वाले थे। राना ने इस्तेज़ाइया सर झटका। साद साहब ने पूछा, चाकू पर किसकी उंगलियों के निशान हैं? अब की बार राना ने इन्हें देखते हुए कहा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कातिल खुद को इतना मासूम बना लेता है कि समझ नहीं आता कि उसका नाम कैसे लें। जैसे कि आपकी बीवी का कातिल आपके वहम में भी ना होगा कि आपका बेटा आपकी बीवी का कातिल हो सकता है। आखिरी जुमला उसने अहमद को देखते हुए कहा। ऑफिसर राना की बात सुनकर हर शख्स दम बखुद रह गया। अहमद के चेहरे पर गुस्सा और कांसी आंखों में तपिश उभर आई थी। इससे पहले कोई कुछ कहता, राना ने प्लास्टिक में मौजूद चाकू अपने हाथों में बुलंद करते हुए कहा, इस पर अहमद की उंगलियों के निशान हैं। अब की बार तायाजान ने कहा, ऑफिसर, तुम जहाँ खड़े हो इस घर के ही लोगों पर इल्जाम लगा रहे हो। वो गुस्से से खड़े हो गए। राना ने तिरछी नजर से इन्हें देखा। साद साहब ने कहा, मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने से पहले आपको ये भी सोच लेना चाहिए कि इसने ही आपको यहाँ बुलाया है। हाँ, क्योंकि हर कातिल अपनी पोजीशन क्लियर रखना जानता है कि किसी को उस पर शक ना हो। क्यों अहमद, ठीक कह रहा हूँ ना? जब मैं तफ्तीश के लिए तुम्हारे घर आया था तो तुमने एक ऐसी फाइल की गुमशुदगी की इत्तला मुझे दी थी जिसमें साद साहब के तमाम शेयर्स का कागजात थे। अब की बार साद साहब भी चौंक गए। अलबत्ता उसका चेहरा बेतासुर था। उसने एक कदम आगे आकर कहा, हाँ, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आप जैसे काबिल ऑफिसर भी बिक सकते हैं, कानून का मजाक बना सकते हैं। उसने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर डाले। उसकी ही माँ का उसे कातिल गर्दाना जा रहा था। शट अप, तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहे हो। यू शट अप ऑफिसर राना, आप मुझे मेरी ही माँ का कातिल कह रहे हैं? आखिर किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? उसने गुस्सीदी नजरों से अहमद को देखा। इस फाइल में मौजूद शेयर्स की बुनियाद पर, क्योंकि सभी जानते हैं कि वो साद साहब के नाम है, लेकिन हकीकत में वो शेयर्स मकतूल रुबीना बेगम के नाम थे, जिनके मरने के बाद वो शेयर्स आपको मिलते। लोग तो चंद 100 रुपए के लिए कत्ल कर देते हैं, शेयर्स की कीमत तो करोड़ों में थी। हॉल में मौजूद लोगों को सांप सूंघ गया था। सब खामोशी से सुन रहे थे, जैसे किसी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। ये सब झूठ है। कहीं से आवाज आई, ये सब कुछ झूठ है। हमारे अहमद को फंसाया जा रहा है। अर्शिया सीढ़ियों के साथ लगे दरवाजे से बाहर आई और अहमद के सामने खड़ी होती हुई बोली, हाँ तो आप क्या कह रहे थे? अहमद ने ये कत्ल किया है। आपकी ये बात नाकाबिले कबूल है, क्योंकि जिस रात कत्ल हुआ अहमद तो इसरा के साथ उसे स्टडी करवा रहा था। मैंने खुद देखा था। वो बहुत चुभती हुई नजरों से उसे देख रही थी। अहमद ने उसके शाने पर आहिस्ता से हाथ रखकर उसे सामने से हटाया। उसने उसे नम आंखों से देखा। अहमद ने नजरें झुकाकर हल्के से कहा, तुम सामने मत आओ अर्शिया। अफसर से उसे देखा जैसे कह रहा हो, बहुत इंटरेस्टिंग। फिर उसने कहा, मान लिया जाए कि आप सच कह रही हैं तो बता दें कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा, 10 या 11, और कत्ल के आसार बता रहे हैं कि कत्ल तकरीबन 12 से 1 के दरमियान हुआ है। और अगर ये भी मान लिया जाए कि कत्ल का वक्त वही था जब अहमद इसरा को पढ़ा रहा था, तो आप इतनी रात गए क्या कर रही थी? शट अप, अहमद चिल्लाया। मुझ पर यह सब असर नहीं करता अहमद साद राजपूत। मैं तुम्हें कत्ल के जुर्म में दफा 302 के तहत गिरफ्तार करता हूँ। राना का लहजा बहुत सख्त और हकारत ज़दा था। घर के लोगों ने मज़ाहमत की, लेकिन उसने यही कहा कि सबूत से अहमद कातिल साबित है। आप किसी अच्छे वकील को ढूंढ लें। और कुछ लम्हों बाद अहमद के हाथ में हथकड़ी थी और उसके चेहरे पर गम और गुस्से की लहरें बहने लगी। वो उसे पुलिस वैन में बिठा रहे थे जब अर्शिया भागकर बाहर आई। वो उस तक आ भी जाती, मगर यूसुफ ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते उसे रोका था। अहमद ने उसे देखा, वो रोती हुई मज़ाहमत कर रही थी। अहमद के देखने पर उसकी हिचकियां बंध गई। अहमद ने सर झुका दिया और पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ गई थी। उसके हाथ बंधे हुए मेज पर रखे थे। जेल के अंधेरे में सर पर रोशन की हुई लाइट उसकी तबीयत को बोझल कर रही थी, ताहम वो किसी किस्म के तासुर से खुद को आरी बावर करवा रहा था। जेल का दरवाजा खुला और ऑफिसर राना 2 सिपाहियों की हमरा उसके मुकाबिल आकर कुर्सी खींचकर बैठ गया। सिपाही अलबत्ता खड़े रहे। तो अहमद साद राजपूत, क्या आप तफ्तीश के लिए तैयार हैं? इस्तेज़ाया कहते उसने अहमद को देखा। क्या आप तफ्तीश कर सकेंगे? जिसे खुद अपने ईमान की तफ्तीश करने की जरूरत है, उसने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया था। उसके चेहरे पर गुस्सा डर आया था। शट अप यू किलर, एक मौका दे रहा हूं। मैं फिर पूछता हूं कि क्यों कत्ल किया रुबीना राजपूत को? अब की बार उसने जवाब देने के बजाय खामोशी से उसे देखा। उसकी कांच सी आंखों में वाज़ेह तपिश थी। वो मुसलसल उसे देख रहा था। राना ने निगाहें मोड़कर सिपाहियों को देखा और कहा, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है।
वो दोनों बाहर चले गए तो उसने दोबारा उसे देखा। वो तवक्को के खिलाफ उसे देखने के बजाय अपने दाहिनी तरफ देख रहा था। अहमद, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अहमद ने अब नजरों का जाविया मोड़ा। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि कातिल कौन है, इंस्पेक्टर राणा। वो रुक कर उसे देखने लगा। अहमद की नजरें बहुत गहरी थीं। कदरे तौक़ुफ़ से उसने कहा, अहमद, मैं जानता हूँ कि तुम कातिल नहीं हो। और वो रुक गया। और तुम असल कातिल को भी जानते हो। उसने इत्मीनान से जुमला मुकम्मल किया। राना ने इस्बात में सर हिलाया। अहमद, मेरी बात मानोगे? तुम शायद यकीन ना करो, लेकिन इनकी बातें सरगोशी में तब्दील हो गईं। बाहर सिपाही मौजूद थे और रात का अंधेरा ऐसा ऐसा फैल रहा था। आज समात का दिन था। साद साहब ने बेहतरीन वकील हायर किया हुआ था, लेकिन शायद कुदरत अहमद का और इम्तिहान चाहती थी। उसे 10 दिन का रिमांड मिला। वो सर झुकाकर राहदारी से गुजरा था जब अर्शिया पीछे से भागती हुई आई थी। रुके। जो सिपाही अहमद के बाजू की तरफ थे वो रुक गए। वो अब फूलती हुई सांसों के साथ अहमद से मुखातिब हुई थी। मैं अकेले आई थी, चचा जान ने मुझे मना कर दिया था, इसलिए देर हो गई। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या फैसला हुआ? उन्होंने तुम्हें बरी कर दिया ना? वो एक साथ बोलती चली गई। अहमद बस खामोशी से उसे देखता रहा। एक सिपाही ने कहा, मैडम, 10 दिनों का रिमांड है, अब आप हमें जाने दें। अर्शिया का चेहरा फाक हो गया। वजह से सकते की हालत में खड़ी की खड़ी रह गई थी। अहमद ने एक जख्मी नजर उस पर डाली और सिपाहियों की हमरा आगे बढ़ गया। शाम के 8 बज रहे थे। जेल की सलाखों के पीछे से अहमद के बंधे हुए हाथ साफ दिखाई देते। उसके जिस्म पर शर्ट नहीं थी और जगह जगह सख्ती के बाइस नीले निशान मौजूद थे। राना ने उसे एक और ज़रब देते हुए कहा, एतराफ़ करने को कहा तो कितना समझाया, लेकिन तुम मुजरमों को ज़ुबान से नहीं समझ आती। अब देख। वो वक्फा वक्फा से कुछ न कुछ कहता और ज़रब मारता। इतने में एक हवलदार ने इतला दी, साहब जी कोई मिलने आया है। राना ने उस पर तल्ख नजर डाली और साथ मौजूद सिपाहियों से कहा, चलो पड़ा रहने दो, इसे हाथ खोल दो। अहमद के हाथ खोल दिए गए और वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकल गए। बाहर अर्शिया ताया जान के साथ मौजूद थी। राना को देख उसने हकारा से निगाहें मोड़ ली। उसने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, हाँ राजपूत साहब, कहिए कैसे तशरीफ ले आइए आप? हमें अहमद से मिलना है, ताया जान ने बगैर तमहीद के कहा। राना ने पुश्त कुर्सी से टिका दी। हमें इसकी इजाजत नहीं है राजपूत साहब, लेकिन अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं किसी एक को ही मिलने दे सकता हूँ, वो भी सिर्फ 5 मिनट। ताया जान अपने गुस्से को जब्त करते हुए अर्शिया से मुखातिब हुए, तुम जाओ, मैं यही हूँ। वो उस बात में सर हिलाती उठकर दूसरी तरफ सिपाही के हमरा बढ़ गई। कुफर खुलने की आवाज़ पर दीवार से टेक गए। अहमद ने सर उठाकर देखा और चंद लम्हे उसे यकीन और हकीकत के दरमियान फर्क करना दुश्वार हो गया। अर्शिया सामने थी। सिपाही वापस जा चुका था। उसे सामने देखकर अहमद ने दोबारा सर झुका लिया। अर्शिया की आंखों में आंसू भरने लगे। ताहम वो जब्त करती हुई उसके करीब जमीन पर बैठ गई। कैसे हो? मध्यम आवाज़ हल्की रोशनी में उभरी। अहमद ने उसे देखा, चंद लम्हे, चंद सांसें, फिर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अर्शिया। उसने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अहमद के चेहरे से होती हुई उसकी गर्दन पर सीने पर नजर आते निशान तक गई। उसने जख्म के गहरे निशानों पर हाथ रखकर आंखें मीच लीं। क्या ये उसका जवाल था? अहमद ने उसके हाथ को खुद से हटाकर हमेशा की तरह उसके सर पर हाथ फेरा। उसने आंखें खोल दी। कुछ कहोगे नहीं? उसने पूछा। मेरा मत सोचो अर्शिया, तुम आइंदा यहाँ नहीं आओगी। उसने हतमी अंदाज में जवाब दिया, जैसा तुम बेहतर समझो, और मुझे यकीन है कि तुम जल्द वापस आ जाओगे। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंसू सफेद मोती की तरह निकल आए, जिसे उसने बहुत सरल से साफ कर लिया। अहमद ने रुख फेर लिया। वो कमजोर नहीं होना चाहता था। मुझे अब जाना होगा, अपना ख्याल रखना। उसके खड़े होने पर अहमद ने कुछ नहीं कहा। वो मुड़कर 2 कदम ही चली होगी जब उसने अर्शिया से कहा, अपना ख्याल रखना। उसका लहजा बहुत अजीब था, सर्दोगम की इंतजाज लिए। तुम वापस आ जाओगे अहमद, ये मेरा यकीन है। उसने एक नज़र अहमद पर डाली और बाहर निकल गई। वो उसके जाने के बाद भी उसी राह को देख रहा था। फिर इस हल्की रोशनी में दीवारों ने एक आवाज़ सुनी, कातिल का अगला हदफ तुम हो अर्शिया, काश मैं तुम्हें बचा सकूं। 10 दिन मुकम्मल हो चुके थे। उसे इस समात पर कोई फैसला न होने की सूरत में अगले 2 महीने जेल में गुजारने पड़े। कभी गवाह हाजिर ना होते तो कभी सबूत अधूरे। केस वकील के हाथ से निकला जा रहा था। सारे सबूत, सारे निशान अहमद के खिलाफ थे। चाकू पर उसकी उंगलियों के निशान और फिर फाइल के पेपर्स अहमद के पास से दरियाफ्त हुए। वो जानता था कि कातिल आज़ाद है, वही उसके खिलाफ ये सब कर रहा है ताकि असल कातिल ना पकड़ा जाए और अहमद को सजा हो। वो जानता है था कि कातिल उसे बाहर आने नहीं देगा, क्योंकि अहमद बाहर आकर सुकून से नहीं बैठेगा। वो कातिल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा और सजा दिए बिना चैन नहीं लेगा। आज उसने सफेद कोट पहन रखा था। चेहरे पर हल्की सी बड़ी हुई शेव उसकी और संजीदा बना रही थी। आज उसकी समात थी और वो जानता था कि आज का फैसला आखिरी होगा। या तो उसे इंसाफ मिलेगा या फिर नाकर्दा गुनाहों की सजा का हुक्म। और वही हुआ जिसका उसे खदशा था। कत्ल के जुर्म में उसे 13 साल की सजा सुनाई गई। उसने कोई मज़ाहमत किए बिना सर झुका दिया। जब से आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरा तिमतमा उठा था। सिपाही उसे लेकर दोबारा जेल आ गए थे, लेकिन इस बार कैद खाना दूसरा था। उस लाखों के सामने दीवार से टिक लगाकर बैठ गया। एक एक करके सारे मनाजिर उसकी निगाहों के सामने आ रहे थे। घर, फैमिली, अर्शिया, अपने दोस्त, और सबसे आखिर में जो मंजर उसके सामने आया वो रुबीना बेगम की लाश और खुद मजलूम होते हुए सजा का मुस्तहिक करार दिया जाना याद आया। उसने बहुत कल्ब से
अंधेरे में छत को देखा और एक खामोश फरियाद अर्श से टकरा गई, जिसे कबूलियत का शर्फ बख्श दिया गया। अहमद जिस नए कैद खाने में था, वहां एक और कैदी पहले से मौजूद था, जो बिल्कुल किनारे अपने वजूद को समेटे गर्दन झुकाए बैठा था। उसने अहमद के आने पर सर उठाकर उसे देखा। अहमद मुतवज्जो नहीं था, लेकिन वो कैदी उसकी हर हरकत नोट कर रहा था। जब अहमद ने दीवार पर टिकाकर आंखें मूंद दी सर और वो अजीब अंदाज से मुस्कुरा दिया। जमीन वालों ने फैसला कर दिया, लेकिन आसमान से फैसला अभी नहीं उतरा। अहमद ने एक सुरगोशी सुनी। उसने अछेबे से आंखें खोलकर अंधेरे में देखा। उसके मुतवज्जो होने पर वो वजूद थोड़ा सिरक कर रोशनी में आया। तब अहमद ने उन्हें देखा। सफ़ेद बोसीदा लेकिन साफ जुबा पहने वो नहीफ से थे, लेकिन आंखें बहुत मजबूत नजर आती थीं और उनमें एक अनोखी चमक मौजूद थी। अहमद के सवालिया चेहरे पर उन्होंने खुद ही कहा, बेगुनाह हो तो मत डरो, और अगर गुनाहगार हो तो तौबा कर लो, और अगर ताइब हो चुके हो तो हुक्म उतरने का इंतजार करो। वो उसके शाने पर हाथ रखते हुए बोले। उनके चेहरे पर इतनी नरमी और तकद्दुस था कि अहमद मबहूत हो गया था। आप कौन है और यहाँ? उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो मुस्कुरा दिए। मेरा नाम सका है, लेकिन तुम मुझे शेख कह सकते हो। मेरा यहाँ होना मेरे जुर्म का नतीजा है, और मेरा जुर्म है कि अपने कबीले से बगावत करना और बुराई से रोकना। उन्होंने हदल मकदूर अपना तारुफ कम से कम लफ्जों में कराया। फिर कुछ लम्हे खामोशी से सिरक गए तो अहमद ने गहरी सांस ली। गोया आप भी मेरी तरह बेगुनाह है। इस बात पर शेख मुस्कुरा दिए और होले से उन्होंने कहा, बेगुनाह नहीं। ये तुमसे किसने कहा? बेगुनाह कोई नहीं होता। कभी जाने अनजाने में हम गुनाह कर बैठते हैं। हमने तो ना करता जुर्म की सजा पाई है। वो थोड़ा रुके। तुम कौन हो और किस वजह से यहाँ आ गए? अहमद किसी पर खुद को आया नहीं करता था, ये उसकी आदत थी, लेकिन इन बुजुर्ग में ना जाने क्या था कि वो अपना आप रोक नहीं सका, और जो कुछ इन 3 महीनों में उसके सीने में दफन था सब कुछ उनसे कह दिया। बुजुर्ग सर झुकाकर सुनते गए। जब अहमद कहकर खामोश हुआ तो उन्होंने उसके शाने पर हाथ रखा और कुछ कहा नहीं। इतने में दूर कहीं घड़ी ने 5 बजने का ऐलान किया तो वो उसके शाने से हाथ हटाकर उड़ते हुए बोले, चलो नमाज का वक्त हो गया है, मुनादी पुकार चुका। अहमद ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से उठा और उनकी इत्तबा करने लगा। जब वो दोनों सलाम फेर चुके तो शेख ने उससे कहा, ये जो तुम अंधेरे से देख रहे हो ना, कुदरत का हाथ इन्हीं में से उठेगा और जालिम का हाथ कट जाएगा। बस तुम यकीन का दामन मत छोड़ना। वो उठने लगे और अहमद उनके जुमलों में उलझा बैठा रहा। वक्त मुट्ठी से बहती रेत की तरह होता है, उसकी रफ्तार में कहाँ कमी बेशी वाक़ होती है। अहमद को जेल गए 4 महीने उन्हें आए थे। राजपूत मेंशन जहाँ हर वक्त गहमा गहमी का आलम हुआ करता था, अब वीरान सा लगने लगा। रुबीना बेगम की मौत से राजपूत मेंशन से मुंसलिक हर फर्द की जिंदगी मुतासिर हुई थी। इसरा को बिल्कुल चुप सी लग गई थी। अहमद कैद में था, साथ साहब खामोश रहने लगे थे, और अर्शिया वो बिगड़ सी गई थी। जब उसे इल्म हुआ कि अहमद को सजा हुई है तो वो सीधे ताई जान के पास आई थी। क्यों अम्मी जान, हमारा अहमद बेगुनाह है, आप दूसरा वकील करें, लेकिन अहमद को वापस ले आए। कुछ भी करें अम्मी, वो रोते हुए बेरब्त जुमले कह रही थी। तभी उसका सर चकराया, मगर वो दीवार का सहारा लेते हुए जमीन पर बैठ गई थी। आंसू बदस्तूर गिरते चले जा रहे थे, लेकिन अब उसके हवास दम तोड़ रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता वो गहरी बेहोशी में डूब गई। अगले दिन जब वो उसे होश आया तो वो मुकम्मल हवास में थी। उस दिन के बाद से उसने ना शोर मचाया ना कुछ कहा, बस अकेले रहने लगी थी। अगर कोई कुछ पूछ ले तो जवाब दे देती, वरना चुपचाप अकेले अफसरदा बैठी रहती। ताईजान उसे देखती, लेकिन वो कुछ भी करने से माजूर थी। दूसरी जानिब अहमद था, जो हर गुजरते वक्त के साथ पुर इसरार सा होता चला गया और अब बहुत खामोशी और सर्द लहजा रखता। एक मरतबा उस पर जुमला कसने की वजह से एक सिपाही अपने जबड़े तोड़वा बैठा। अहमद को इल्म था कि साथ साहब ने बहुत कोशिश की उसे बाहर निकालने, लेकिन कुछ सुदमंद ना हुआ। अलबत्ता शेख उसकी तशवीह करते, मगर वो इस एहसास से आरी होने लगा था। और फिर जिंदगी के शजर से एक पत्ता और गिरा। शाम हो चुकी थी। अर्शिया हवेली के अकबी सिरे पर मौजूद राहदारी से नजर आते दालान को देख रही थी, जहां वो बैठकर अमूमन इसी वक्त काफी पिया करता था। वो अपनी सोचों में गुम सामने देख रही थी, जब ही अमजद साहब और यूसुफ किसी मसले पर बात करते वहां आ गए। अमजद साहब ने उसे नहीं देखा था, सो मसरूफ से यूसुफ से बात करते रहे। वो बज़ाहिर इन्हें सुन रही थी, मगर उसकी निगाह रुक गई। मुमानी जान के कत्ल से कई जिंदगियां बिखर गईं। उसने यासियत से अर्शिया को देखा। अमजद साहब भी उसे महसूस करके यूसुफ को देखने लगे। फिर वो आगे बढ़ गए। वो सर झुकाकर उनके पीछे चलने लगा। इसे पहचानने के लिए पहले खुद को जानना पड़ता है कि तुम कौन हो, क्या हो, क्यों हो। बुजुर्ग अपने मखसूस अंदाज में कहते आयशा से उसके बाजू के करीब बैठ गए। वो बूम सा मुस्कुराया। मैं अहमद साद राजपूत हूँ, जिसे अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, और यह नाहियत इसलिए हुई क्योंकि मैं हक की तरफ था। तलखी से कहते उसने सर झटका। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो अहमद, तुमने मेरे पहले जुमले पर शायद गौर नहीं किया। तुम कहते हो कि हक की तरफ होकर भी तुम्हें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन क्या तुम वाकई अब भी हक पर हो? मैं समझा नहीं, उसने सवालिया तौर पर उलटते हुए पूछा। शेख ने गहरी सांस ली। तुम हक पर होकर जालिम गर्दाने गए हो, लेकिन तुम अब क्या कर रहे हो? ना दुआ करते हो, ना यकीन है तुम्हें। तुम खुद को क्यों सजा दे रहे हो? शेख की इस बात पर उसका सर झुक गया।
हाँ, वो अपने गुस्से में इतना ही पागल होने लगा था कि नमाज तो पढ़ता लेकिन दुआ नहीं करता। लहजे में हर एक के लिए तलखी सवाए शेख के। आखिर वो किसको सजा दे रहा था? मेरा दिल मरने लगा है शेख, मैं खुद को खोने लगा हूँ। जो कभी मैं था वो उनके सामने खुद को रोक नहीं पाया। मेरे बच्चे, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसे पहचान लो, तुम्हें यही चीज़ यहाँ से ले जाएगी। तुम वापस चले जाओगे लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ अहमद। वो कहते कहते चुप हो गए। अहमद ने बेचैनी से पूछा, आप खामोश क्यों हो गए? शेख ने अपनी बूढ़ी निगाहें उस पर जमा दी। तुम यहाँ से जाकर ज्यादती नहीं करोगे अहमद? जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनके साथ इतना ही करना। ज्यादा करोगे तो खुद सजा के हकदार बन जाओगे और वो सजा कभी खत्म नहीं होगी। अगर तुम माफ कर दो तो ये अल्लाह के लिए होगा, लेकिन कसास में भी तुम्हारी जिंदगी है। बस ख्याल रखना कि कभी ज्यादती ना कर बैठो। चंद लम्हे खामोशी से सिरक गए तो अहमद ने पूछा, एक बात पूछूं, आप यहाँ से क्यों नहीं निकले? मैंने चाहा ही नहीं। इनका इत्मीनान भी गजब का था। अहमद ने कोई सवाल ना किया और लेटकर छत को घूरने लगा। उसने कैद में आकर पहली बार खुद को टटोलना चाहा। उसे हक को तलाशना था और ये बात आज पहली बार उस पर आश्कार हुई थी। ये आप क्या कह रहे हैं राजपूत साहब? ताईजान के तो हवासी बाख्ता हो गए थे। साथ बैठी जाहिदा बेगम भी शशदर रह गई। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मैं अपनी बच्ची की जिंदगी यूं बर्बाद होते नहीं देख सकता। जाहिदा, क्या तुम राजी हो यूसुफ के लिए? अमजद साहब ने पूछा। मुझे भला क्या एतराज हो सकता है भाई, लेकिन साथ भाई से आप इस बारे में बात की? हाँ, मैं इन्हें जानता हूँ, उसे कोई एतराज नहीं होगा। अर्शिया कभी नहीं मानेगी राजपूत साहब, वो मासूम बेमौत मर जाएगी। ताईजान तो रो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप समझती क्यों नहीं? तायाजान चिढ़ गए। और अहमद का क्या होगा? हम लोग तो ये सोचते हैं कि उसने कत्ल नहीं किया, लेकिन बाहर दुनिया वाले तो नहीं जानते, वो उसे कातिल ही कहेंगे। और जब तक वो बाहर आएगा अर्शिया रह पाएगी इतना अरसा? नहीं मोहतरमा, मैं अपनी बच्ची को रोक नहीं लगने दूंगा। आप सभी को यह फैसला शायद अभी गलत लगे, लेकिन वक्त गुजरने के बाद आपको इल्म होगा कि मैंने अच्छे के लिए ही किया था। उन्होंने उठते हुए दरवाजे की तरफ रुख किया तो अर्शिया के धुआं धुआं होते चेहरे को देखकर उनके कदम जंजीर हो गए। आपने सोचा भी कैसे? वो सदमे से इतना ही कह पाई। उसके जहन पर तारीक बादल लहरा गए और अगले ही लम्हे तायाजान समेत सब भागकर उसकी तरफ लपके। वो दोनों किसी सब्जाजार में मौजूद थे। अर्शिया उससे कह रही थी कुछ, तभी एक आहट हुई। वो दोनों चौंक कर आवाज की सिमत देखने लगे। अहमद कोई होले होले उसका कंधा सहला रहा था। उसने जल्दी से आंखें खोल दी। अर्शिया बेख्तियार उसकी जुबान से तो निकल गया, लेकिन सामने शेख को पाकर शर्मिंदगी से उठने लगा। फजर बाद आज उसकी आंख यूं ही लग गई थी। शेख नाश्ते के लिए उसे उठाने आए थे। इस वक्त शेख ने कुछ पूछना मुनासिब ना समझा और खामोशी से तस्बीह पढ़ते अपनी जगह बैठ गए। तभी एक सिपाही इस कोठरी तक आया। राजदारी से इधर उधर देखते उसने इन दोनों को खामोश रहने का इशारा किया। फिर अहमद की तरफ एक कागज बढ़ाते हुए बोला, जल्दी करो। उसने तेजी से कागज लिया और सिपाही मुड़कर चला गया। उसके जाने के बाद अहमद ने पर्चा खोला। अर्शिया होश में आ चुकी थी और व्यू हुआ जिसके मुतालिक ताईजान डर रही थी। रो रो कर उसने मातम बर्पा कर दिया। क्यों? आप लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और अब उसकी यादों को भी मुझसे छीनना चाहते हैं। वो रोते हुए बुलंद आवाज में ताईजान और फूफी जान से कह रही थी। उसने इतने पर ही बस नहीं किया था, एक बार यूसुफ की भी झाड़ आई। आपने ये सोचा भी कैसे? आखिर क्या समझा है आपने? दफा हो जाए, यहाँ से चले जाएं अपने घर। वो और भी कुछ कहती, लेकिन ताईजान आकर उसे वहां से हटा ले गई। उसे कमरे में लाकर बिठाया तो उसे बिखरा सा देख खुद भी काबू ना रख पाई। वो उनकी गोद में सर रखे रोए जा रही थी और ताईजान के पास तसल्ली के लिए लफ्ज भी नहीं थे। हाँ, जब वो थक कर रोते हुए सो गई तो उन्होंने बेचारगी से उसके सर पर हाथ फेरा। तुम्हारा बाप अपना फैसला कभी नहीं बदलेगा अर्शिया। मैंने उसके साथ एक उम्र गुजारी है। रात की तारीकी में चांद कहीं खो चुका था। अर्शिया के एहतजाज के बाद किसी ने इस बारे में बात नहीं की। तायाजान भी खामोश थे। उन्होंने उसे वक्त देना मुनासिब समझा और फिर उनकी जिंदगी में एक और वाकया रोनुमा हुआ। अहमद और शेख इस कागज के टुकड़े के मिलने के बाद बहुत खामोश पूरे इसरार रहने लगे थे। वो कागज दर हकीकत उसकी रिहाई का परवाना था जो कनाडा से आया था और ठीक 3 महीने बाद आज अब्दुर्रहमान उसके सामने अपनी तमाम वजाहत के साथ खड़ा तमकीनत से उसे देख रहा था। इंस्पेक्टर राना भी साथ थे और इसके अमले के कुछ लोग भी सामने ही थे। रहमान भी जानता था तुम जरूर आओगे। अहमद सरशारी से आगे आया, लेकिन रहमान के लफ्ज ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। हाँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। अहमद के कदम ही नहीं, दिल भी रुक गया। वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। ये जहर लहजा, अनजान आंखें, बेपरवाह अंदाज। रहमान तो ऐसा नहीं था। उसे समझने में लम्हा भर लगा कि रहमान भी उसे गुनाहगार समझता है। तकलीफ तो बहुत हुई, जिसके साथ दिन रात गुजारे वही जब गलत समझे तो ऐसा ही दर्द होता है। लेकिन उसने अपने जिंदा दिल वजूद के ऊपर दोबारा सर्द महरी का खोल चढ़ाते हुए रहमान से कहा, तो यहाँ मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आए हो? अब बिखरने की बारी रहमान की थी। जख्मी होती नजरों में उभरती सुर्खी के साथ वो गोया हुआ। मैं इसलिए यहाँ आया था ताकि ये पूछ सकूं कि तुमने मेरी मंगेतर के साथ ताल्लुक रखा। एक अरसा तक अहमद का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ख्वाबों में भी ना सोचा था कि जैसे वो बहन समझता है उसके साथ उसके नाम को इस तरह, वो भी उसका सबसे करीबी दोस्त और उस लड़की का होने वाला शौहर।
बकवास बंद करो यू ब्लडी। अहमद चीख पड़ा और साथ ही रहमान ने अपने कोट में हाथ डालकर पिस्टल निकालकर उस पर निशाना लिया। गोली ऐन दिल के करीब लगी। शेख ये देखकर उसके पास दौड़ते हुए आए तो उसने इन्हें भी शूट किया, साथ ही एक सिपाही को भी मारा। इससे पहले उसकी दीवानगी और बढ़ती, राना उसकी तरफ बढ़ा लेकिन वो उन्हें चकमा देकर भाग गया। पुलिस का अमला तेजी से तीनों को अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। सिपाही तो रास्ते में ही मर गया, लेकिन शेख और अहमद को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। इंस्पेक्टर राना ने राजपूत मेंशन में भी इतला भिजवा दी। सभी वहां आ चुके थे। शाम में डॉक्टर बाहर आया तो उसने बताया कि अहमद के दिल के करीब गोली लगी थी। हमने निकाल तो दी लेकिन मरीज खतरे से बाहर नहीं है और शेख बूढ़े हैं, इनके बारे में भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। राजपूत घराने से आए हर फर्द का चेहरा बुझ गया। इंस्पेक्टर राणा अलग परेशान था, लेकिन रात होने पर उसने सबको घर भेज दिया। रात ऐसा ऐसा गुजर रही थी। अहमद ने आंखें खोली। इर्द गिर्द कोई नहीं था, कमरे में सिर्फ वो और शेख ही थे। उसने ऐसा से इन्हें आवाज दी, शेख पागल लड़के आवाज मत करो। वो उनके जागने का इत्मीनान करके अपने बिस्तर से उतरा और उनके पास आकर बैठ गया। रहमान आया क्यों नहीं अभी तक? उसे इस पैर यहाँ आना चाहिए था। आता ही होगा, तुम लोगों ने मुझे भी इन सब में मुलव्वस कर दिया। जब इंसाफ नहीं मिला तो इंसाफ हासिल करने के लिए जद्दोजहद मेरी नजर में गुनाह नहीं। इतने में दरवाजे पर आहट हुई और नहायत सरत से रहमान और उनका डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ और झट कुंडी लगा दी। इससे पहले कि अहमद कुछ कहता, रहमान ने कहा, अहमद मैं तुम लोगों के साथ ही चल रहा हूँ, रास्ता बड़ा है बात करने के लिए, अभी फिलहाल हमें जल्दी करनी है। डॉक्टर ने, जो कि रहमान का दोस्त था, खिड़की से नीचे रस्सी फेंकी। रहमान ने उसे देखा, तुम्हें कोई खतरा तो नहीं होगा ना? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। वो एक एक करके सबसे मिला और कुछ देर बाद वो जंगल का रुख कर रहे थे। अहमद से तफ्तीश के पहले ही दिन राना ने उसे कातिल के मुतालिक बताया था और वजह भी बताई। पहले पहल तो उसे यकीन न आया, लेकिन जब राना ने उसे असल सबूत दिखाए तो वो शल सा रह गया। लेकिन अगले ही लम्हे उसमें इंतकाम का जुनून था। उसने राना से पूछा भी कि उसने अहमद की मदद क्यों की, तो जवाबन वो मुस्कुरा दिया था। अहमद, हर बुरा इंसान भी कुछ खैर रखता है। मैंने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए किया जो किया, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ। मगर तुम इस वक्त तक कुछ मत करना जब तक सही वक्त ना आ जाए। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, ये मत भूलना। फिर वो खामोश हो गया और जब कुछ अरसा गुजरा तो राना ने रहमान से राब्ता किया। उसे तो पहले यही यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसे सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो सीधा उसके पास चले आया। उसने ही अहमद को खत लिखा जिसमें तमाम गुफ्तगू और मनसूबा तय था। फिर मनसूबे के तहत उसने असल पिस्टल में पहले नकली गोलियां डाली और फिर जिस सिपाही की मौत हुई उसकी मौत हार्ट से हुई। यूं इनका मनसूबा आराम से तकमील तक पहुंच गया। रात गए तक वो जंगल में पहुंच चुके थे। तीसरी तारीख का चांद मध्यम रोशनी से जंगल की तारीकी मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी हल्के खून के सितारों की चमक में वो जगह काफी मुनव्वर थी। रहमान ने हाथों पर बंधी घड़ी देखी। 1:45 होने आए थे। उसने अहमद को देखा जो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। शेख की सांस फूल चुकी थी, सो वो जमीन पर बैठ चुके थे और उनके इत्बा करते वो भी दोनों वहीं बैठ गए। अहमद के चेहरे पर कर्ब था। इतना तो वो दोनों जानते थे कि अहमद खुद को बेगुनाह और गुनाहगार को कातिल साबित करके ही वापस जाएगा। इससे कबल राजपूत मेंशन में उसका जाना नामुमकिन था। शेख ने उसके कंधे पे हाथ रखा। आजमाइश में हो, खरे उतरना अहमद। रहमान ने भी उसके बाजू पर हाथ रखते कहा, माफ करना यार, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था, लेकिन ना कहता तो ड्रामा लगता। अब हमें बहुत हिम्मत और अकल से काम लेना पड़ेगा। वो मुहम सा मुस्कुरा दिया और जवाबन रहमान के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं जानता हूँ बहुत वक्त लगेगा, लेकिन अभी मसला यह है कि हम रहेंगे कहाँ। अहमद की इस बात पर शेख ने कहा, यहाँ कुछ फासले पर ही मेरा कबीला है। सहरा के बंजारी लोग अब तो मेरे मुखालिफ भी नहीं रहे। हमें वहां कोई खतरा नहीं होगा। रहमान और अहमद ने एक दूसरे की तरफ देखा। न्यू एडवेंचर, कभी ये ख्वाब सा था इन्हें यूनी के जमाने में कि कभी तो वो सहरा के बंजारों से मिले, और आज जब ये ख्वाब पूरा होने आया तो तमानियत खो चुका था। अस्पताल में कहर बरपा था। कैदी गए तो गए कहाँ? ना डॉक्टर को इल्म, ना इंस्पेक्टर राना को। वो एक से एक सख्ती से पूछगुछ कर रहा था। फिर राजपूत फैमिली की तरफ आकर तायाजान से बोला, वो लोग फरार हो चुके हैं, पुलिस की दस्तरस से दूर जा चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कभी आपको देखें तो आप हमारा तामुन करें। तायाजान ने बस सर हिला दिया। वो बहुत कमजोर दिखाई देने लगे थे, साथ साथ की हालत भी खराब थी। इंस्पेक्टर ने कैब को हल्का सा खम दिया और मुड़ गया, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि राना और डॉक्टर ने बहुत आसानी से सबकी नजरों में धूल झोंकी थी। उनका कबीला सहरा नशीन था। बंजारों की बेमकसद जिंदगी, हर फिक्र से आजाद और अपनी धुन में मगन। हर रोज जब सूरज चमकता तो वो रिस्क के लिए शहर का रुख करते और सरे शाम लौट आते। हर शाम वहां मेला सा लग जाता और हर रात महफिल बेदार होती, और इस तरह एक बेमकसद जिंदगी का खात्मा हो जाता। हिबा भी इस कबीले से ताल्लुक रखती थी। खुश अदा, खूबसूरत और कम उम्र। उसकी खूबसूरती का हर कोई मदह था, लेकिन वो किसी पर नजर नहीं करती थी। शायद अपनी अहमियत का एहसास था या फिर घमंड। उसकी आवाज में सोच था। गहरी आंखों के साथ जब वो कुछ कहती तो सामने वाला इन नजरों में डूब जाया करता।
कहते हैं कुदरत हर एक को ऐसा मौका जरूर देती है जब वो सिर्फ बंदा और अल्लाह रह जाता है। खुदा किसी को हदायत के बगैर मौत नहीं देता। हाँ, कबूल करना ना करना बंदे का काम होता है। और एक दिन वही हदायत उसके कबीले पर उतरी। शाम ढल चुकी थी। ऐसे में वो अपनी चूड़ियां उतारते हुए मगन सी कुछ गुनगुना रही थी जब उसकी सबसे करीबी सहेली शीरी ने आकर इतला दी, हिबा, आज शहरी बाबू आए हैं, कुछ तुमने इन्हें देखा? मेहमान? वो चौंक गई और फिर शीरी के साथ बाहर आई तो बेंच पर बैठे वजूद को देख थम सी गई। उसने शेख के साथ आए दो नए मेहमानों को बहुत गौर से देखा, फिर अचानक मुड़ी जल्दी से खैमे की तरफ आई और पर्दा गिरा दिया। खैमा तारीकी में डूब गया। अगला दिन नमदार हुआ तो उसने कसमसाते हुए आंखें खोली। पर्दा हटाया तो सामने 3 लोग फजर की नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए। शेख अपने कबीले में आकर खुश नहीं थे। यहाँ वही सब गुनाह आज भी होते थे जिनसे वो मना करते आए थे। ताहम उसे उम्मीद थी कि शेख कहीं नहीं जा सकेंगे। उसने अहमद को रुकू करते देखा और जेरे लब मुस्कुराती वापस मुड़ गए। वो शेख के कबीले में आ चुके थे। शेख की बदौलत उनका भी बहुत एहतराम किया गया, मगर अहमद हैरान था कि जिनकी वजह से शेख ने इतने साल कैद में गुजारे वो इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। रहमान भी कदरे हैरान था। जब उससे रहा ना गया तो उसने शेख से दरियाफ्त किया, शेख ये मौमा क्या है, आप अपने मुतालिक हमें बता दें। शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, सो जाओ बच्चे, कल फजर बाद तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगले दिन फजर बाद उन्होंने खुद ही इन दोनों को उठाया। फिर फजर अदा करने के बाद सहरा में 2 पहाड़ों तक ले गए। ऐसा ऐसा चलते हुए एक जगह खजूर के दरख्त के साये में बैठते हुए अहमद से मुखातिब हुए, तुमने हमेशा मेरे मुतालिक जानने की कोशिश की, आओ आज सहरा के इन हवाओं में तुम्हें अपने माजी से रोशनास कराता हूँ। शेख की दास्तान मुख्तसर लफ्जों में यूं थी कि वो भी एक बंजारे ही थे। वालिद पेशे से मोती वाले थे। जब इनकी उम्र 21 बरस हुई तो इन्हें एक सूफी मिले जो बहुत प्यासे मालूम होते थे। यहाँ नज़दीक ही कुछ मील दूर उनका किला नुमा बंगला था जहाँ वो अकेले रहा करते थे। उन्होंने सूफी साहब की मदद की तो उन्होंने खुश होकर खैर की दुआ दी और चल पड़े। जाते जाते वो अपना पता दे गए कि जब भी वक्त मिले या हाजत हो पढ़ने चले आना, तुम्हारा दिल तुम्हें मुनव्वर खुद करना है, हम तो बस राह दिखा देते हैं। ये कहकर वो खुद तो चल दिए, लेकिन ये कसक शेख के दिल में छोड़ गए। शेख साहब भी मौका देखते सूफी साहब की तरफ निकल जाते। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। फिर एक दिन सूफी साहब अपने सीने से तमाम राज़ो न्याज शेख के सीने में उड़ेल कर दुनिया को खैर बात कह गए। शेख ने यहाँ के लोगों को हक की तबलीग की गुनाहों से रोका। रक्स सुरूर की महफिलों पर पाबंदी चाही तो कुछ लोग जो सख्त किस्म की तबीयत के मालिक थे, उन्होंने एक साजिश और एक औरत के कत्ल के इल्ज़ाम में इन्हें जेल भिजवा दिया गया। लोग इनसे वाकिफ थे मगर मुखालिफिन के डर से खामोश हो गए। जेल में आकर शेख बेसुकून नहीं हुए। उनकी दुनिया इबादत तक मरकूज कर ली। कई साल गुजर गए। वो 25 साल की उम्र में कैद हुए और आज 55 साल की उम्र में कैद से निकलने पर उनके दिल में अपने मुखालिफ के लिए कोई गिला नहीं था, क्योंकि अक्सर इनमें मर चुके थे और जब सज़ा हकीकी मालिक दे दे तो हमें नहीं देनी चाहिए। वो खामोश हुए तो रहमान जो बहुत इन्हेमाक से सुन रहा था बहुत अफसरदा लहजे में बोला, आपने मोहब्बत भी नहीं की, फिर इतनी सज़ा, इतना ज़र्फ। शेख हंस पड़े, फिर बोले, मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम तो नहीं है, ये तो एक जज्बा है, अमर होने का नाम है। तुमसे अगर कहो मैंने मोहब्बत महसूस की, उसे देखा है, तो दीवाना कहोगे मुझे, लेकिन ऐसा वाकई है। मैं खुद के वजूद में उसे देखता हूँ, फिर लगता है हर शय से दिलचस्पी ख़त्म हो गई। फिर परवाह नहीं होती किसी भी शय की, यहाँ तक कि खुद की भी ये कैफियत होती है। फिर जब कोई जिम्मा हो तो ये कैफियत इजाज़त दे देती है, लेकिन कभी फना नहीं होती, बस थोड़ी हल्की हो जाती है। फना हो भी कैसे सकती है, मोहब्बत तो बका का दूसरा नाम है। शेख तो उठ खड़े हुए और रहमान उनके साथ चल दिया, लेकिन अहमद वहीं बैठा रहा। मोहब्बत एक लफ्ज़ ने उसे जंजीर कर दिया था। उसे अर्शिया याद आई, ना जाने बेचारी किस करब में जी रही होगी। उसने सख्ती से आंखें मिचकर रेत पर मुक्का मारा और उठ गया। दूर नजर आते टेले के पीछे से झांकती हिबा ने मुस्कुराकर उसे देखा और हल्का सा गुनगुनाई, सुन सांसों की सुल्तान पिया, तेरे हाथ है मेरी जान पिया। शेख ने इन्हें बता दिया था कि यहाँ वो कुछ दिनों के लिए ही रुकेंगे, मगर ये वो बात लोगों इन सहरा नशीनों से ना कहे। और अहमद रहमान इस हुक्म की तामील बहुत अच्छे से की थी। वो दोपहर की एक चिलचिलाती धूप थी जब अहमद और रहमान सर जुड़कर बैठे सोच रहे थे कि कैसे इसे बेगुनाह और कातिल को गुनाहगार साबित करें कि इतने में शेख वहां आ गए और उनसे सबब पूछा तो रहमान ने सारी सूरत हाल से इन्हें वाकिफ कराया। पहले तो तुम्हें मैं बता दूं कि रहमान, तुम वापस कनाडा जा सकते हो। अभी मैंने राना को फ़ोन किया था कि सूरत हाल का जायज़ा लो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, वो सिर्फ अहमद को तलाश कर रहे हैं। मगर मैं यहाँ, रहमान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अहमद बात काट कर बोला, तुम्हारा चले जाना ही बेहतर है रहमान, हम एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। शेख साहब अहमद की तरफ मुतवज्जो हुए, तुम्हें पहले खुद को ठीक करना है, तुम्हें तरबियत की ज़रूरत है, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी कोताही
की ताक में है। इन्हें इन्हीं के वार से मारो, लेकिन पहले खुद को मजबूत करो। उसने सर झुका दिया। दूसरे दिन सूरज तलू हुआ तो रहमान वापस कनाडा जा चुका था। शेख ने उसे जाते देख अहमद से कहा, अब अगला सफर हमें करना है। अर्शिया को जब ये इत्तला मिली कि अहमद फरार हो चुका है तो उसे धचका सा लगा। इससे भी ज्यादा दुख इस बात का था कि वो उसे मिला क्यों नहीं, वो अब कहाँ है। ऐसे कई सवाल थे जो उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। वो एक एक लम्हा इंतजार में गुजारती, खुद सरापा मुंतजिर बन गई थी, लेकिन अहमद को ना आना था ना आया। वो आहट पर चौंक जाती थी। रात में खिड़की के पास देर तक बैठकर राह तकती, मगर उसकी आंखें थक जाती और राह आंसू की धुंध में खो सी जाती। उसे फरार हुए 2 महीने होने आए थे, मगर अहमद अर्शिया से मिलने नहीं आया, और आता भी कैसे। अर्शिया के लिए अयाम सख्त होने लगे और एक दिन ताया जान ने उसकी मसामत की परवाह किए बिना यूसुफ से उसकी शादी तय कर दी। उसके एहतजाज पर उन्होंने बहुत सफाकी से पूछा, अगर वो सच्चा था तो यहाँ आया क्यों नहीं, बोलो, है जवाब इसका तुम्हारे पास। और अर्शिया मुंह पर हाथ रखकर कमरे की तरफ दौड़ती चली गई और इसरा से लगकर फूट फूट कर रो दी। मैं मर जाऊंगी इसरा, ऐसा मत कहें आप ही। वो उसे सहारा देते बेड तक ले आई। कहाँ छोड़ गए मुझे अहमद, उसने दीवारों को देखते हुए यासिया से पूछा। जिस दिन रहमान वापस आ गया था उसी रात आहिस्ता से ऊँटों पर सफर करते शेख और अहमद भी सूफी साहब के बंगले पर आ गए थे। वो काफी अरसे से बंद होने की वजह से गर्द आलूद था। इन्हें सारा दिन उसकी सफाई करना पड़ी। जब वो पूरी तरह साफ हो गया तो इस इमारत की कशिश महसूस हुई, जैसे कोई महल नुमा किला हो। उसकी एक एक हिस्से में बेशुमार किताबें मौजूद थी। वो यहाँ एक किस्म का सुकून महसूस कर रहा था, जैसे वो यहाँ इस इमारत से वाकिफ हो। वो शेख की सरपरस्ती अपने दिन गुजारने लगा। जिंदगी जीने में और जिंदगी गुजारने में बहुत फर्क है, और अहमद को वो फर्क वाज़ेह दिखाई देने लगा था। हफ्ते होने वाले थे इन्हें वहां रहते। एक दिन कोई घोड़सवार बहुत तेजी से आया। उसका चेहरा जबानुमा कपड़े में छुपा हुआ था। अहमद आवाज सुनकर बाहर निकला तो उसने शीरी से शेख को हम कलाम पाया। शीरी ने उसे देखा और खड़े होते हुए बोली, आप इस तरह क्यों चले आए? मेरे पास वक्त होता तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन शेख आपको बता देंगे। ये कहकर उसने दोबारा चेहरा छुपा दिया और दौड़ते हुए घोड़े पर चढ़कर जल्द ही नजरों से ओझल हो गई। अहमद ने शेख की तरफ इस्तफसार भरी नजरों से देखा। हिब्बा बिस्तर मर्ग पर है। शीरी बगैर उसे इतला दिए आई थी। तुम जाओ, मैं तुम्हें कुछ अद्वियात देता हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगा, तुम भी जल्द आ जाना। वो गहरी संजीदगी से बोले, फिर उठकर संदूक खोलकर उलट पुलट करते दवा ढूंढने लगे। अहमद उलझते हुए अंदाज में देखने लगा, इस बात से बेखबर कि उसकी जिंदगी में एक और रंग गुजरने वाला है। वो सख्त बुखार से तप रही थी। शीरी ने उसके सर पर रखी पट्टियां बदलते उसके जर्द पड़ते वजूद को देखा। कुछ दिन पहले ही तो वो कितनी खुश रहने लगी थी, और अब उसने यासियत से देखा। हिबा ने आंखें खोली और करवट लेते हुए शीरी से कहा, अब तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। लेकिन हिबा, मैं तुम्हें इस हाल में, जाओ शीरी। और शीरी सर झुकाए बाहर निकल गई। डूबता हुआ सूरज देखती हुई शीरी की नज़र किसी मुसाफिर पर पड़ी जो उधर का ही रुख कर रहा था। शीरी ने बगौर देखा और पहचाने पर वो बेसाख्ता दौड़ती हुई हिबा के पास चली आई। हिबा, हिबा, वो खुशी से चीखते हुए बोली, खुदा खैर, क्या हुआ शीरी? उसने घबरा कर उठते हुए कहा। तो शीरी जल्दी से आगे आई। तुम लेटी रहो, हुआ क्या है आखिर? हिबा, वो आ गए, मैंने खुद उन्हें देखा है। वो शद्दत थी और तभी अहमद हाथ में दवाइयों का थैला उठाए अंदर दाखिल हुआ। शेख अपने कुछ ज़रूरी कामों की वजह से नहीं आ सके। वो सामान निकालते हुए सादगी से गोया हुआ। शीरी ने बाहर जाना चाहा तो अहमद ने उसे कहा, आप रुकें, मुझे बात करनी है। सामान से मतलूबा शय निकालकर वो हिबा की तरफ आया और शीशी में से चंद कतरे उसके हलक में उड़ेले। अब आप ठीक हो जाएंगी, मैं कुछ दिन यही हूँ जब तक आप मुकम्मल सेहतयाब ना हो जाए। फिर वो शीरी की तरफ मुतवज्जो हुआ, आप मेरे साथ ज़रा बाहर आए। वो बाहर निकल गया। शीरी ने उसके इक़्दा करते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जाने से पहले एक तसल्ली आमेज नज़र हिबा पर ज़रूर डाली जो अपनी जगह साख्त थी। तुम्हें क्या लगता है शीरी, मैं समझने से माजूर हूँ? दूर सहरा में आफ्ताब को देखते वो बहुत ठहरे हुए लहजे में कह रहा था। शीरी ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके साथ ही ज़मीन पर बैठते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं शीरी? उसने अब की बार शीरी को देखते हुए कहा, तुम्हारी ही उम्र की मेरी एक कज़न बहन है। तुम्हारी आवाज़ में उसका अक्स झलकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या शेख मुझसे कुछ छुपा लेंगे? तुमने उन्हें बताया था ना कि हिबा मेरे जाने के बाद बिस्तर पर पड़ गई। ये कोई भी बता देगा कि उसकी बीमारी की वजह क्या है, लेकिन तुम उसे समझाओ, वो सिर्फ एक शराब की ख्वाहिश कर रही है। वो खामोश रही। अहमद की खामोश होने पर उसने डुबडुबाई नज़रों से उसे देखते हुए पूछा, आपकी इस इनकार की वजह जान सकती हूँ? अहमद ने उसका अफसरदा चेहरा देखा, फिर दूर सहरा में नज़र फेर कर कहा, मैं किसी और का हक हूँ। फिर वो दोनों ही खामोश हो गए, जैसे कहने सुनने को कुछ रहा ही ना हो। सूरज डूब चुका था। शीरी उठी और दबे पांव चलती खैमे की तरफ बढ़ गई।
احمد وہاں مزید 4 دن رکا رہا۔ شیخ کا حکم تھا کہ جب تک ہبا ٹھیک نہ ہو وہ واپس نہ آئے، سو وہ وہیں رہا تھا۔ اس دوران نہ ہبا نے اس سے بات کی نہ احمد نے اسے ہم کلام ہونے کا موقع دیا، مگر 5ویں دن جب کہ ہبا ٹھیک ہو چکی تھی اور وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا، وہ دبے پاؤں اس کے خیمے کے پاس آئی۔ وہ باہر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر رسماً مسکرایا۔ ہبا نے مسکرانا چاہا لیکن وہ نہ مسکرا سکی اور خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے مدھم لہجے میں کہا، مجھے شیریں نے بتایا تھا، میں شرمندہ ہوں، مجھے علم نہیں تھا۔ احمد نے اسے دیکھا، وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ ہبا، زندگی لمحہ لمحہ بدلتی رہتی ہے، کوئی بھی چیز ہو، انسان ہو یا حالات، سب ایک جیسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ ہمیں حالات کے ساتھ رہنا آنا چاہیے۔ تمہیں علم نہیں تھا لیکن اب تو ہے۔ میں ویسے بھی آج واپس جا رہا ہوں اور میں دعا کروں گا کہ تم مجھے اچھی بری یاد سمجھ کر بھلا دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک الوداعی نظر اس پر ڈالتے ہوئے اپنی منزل کی جانب چل دیا۔ دن پر لگا کر اڑتے چلے گئے۔ شیخ اس کی تربیت کرتے رہے لیکن اسے اب تک خود کو بے گناہ ثابت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ 1-2 مرتبہ اپنا حلیہ بدلے شہر بھی جا کے ہو آیا تھا لیکن بے سود، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اپنی کوشش اس نے جاری رکھی۔ 2 مہینے کا طویل وقفہ گزر چکا تھا اور تبھی اسے رانا کے ذریعے اطلاع ملی کہ عرشیہ یوسف کی شادی ہونے والی ہے، اور تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اور انتظار نہیں کرے گا۔ احمد، ٹھنڈے دل سے کام لو، کیا کر سکو گے تم وہاں؟ اور اگر تمہارے مخالف کو ذرا بھی شک ہوا تو تمہارا ایک غلط قدم پوری زندگی پر بھاری ہوگا۔ شیخ اس کا فیصلہ سن کر پریشان ہو گئے۔ میں نہیں رک سکتا شیخ، میں نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ بہت محبت کرتے ہو؟ شیخ کے سوال پر وہ خاموش سا ہو گیا۔ بہت زیادہ، مختصر جواب دے کر وہ آسمان کو دیکھنے لگا جہاں چاند آج ادھورا تھا۔ عشق تو محبوب کی رضا اور اس کی اطاعت کا نام ہے، اور محبت یہ بھی نہیں کہ کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی خواہش کی جائے۔ جان تو بس اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ شیخ کا لہجہ مدھم سا تھا جیسے خود سے ہم کلام ہو۔ احمد اٹھا اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کروٹ بدل کر وہ اٹھ بیٹھا۔ سویا ہی کب تھا جو جاگنے کی نوبت آتی۔ وہ رات اس پر بہت بے چین تھی۔ عرشیہ کو وہ کیسے کسی اور کے ساتھ برداشت کر لیتا؟ گھبراہٹ اور بڑھی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری سے آسمان پر چھائے ستارے مدھم سی روشنی پھیلا رہے تھے، مگر وہ ان سے بے نیاز۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر شیخ کے کمرے تک آیا تو وہ آگ کے سامنے کمبل اوڑھے آنکھیں بند کیے کچھ زیر لب پڑ رہے تھے۔ شیخ، اس نے آواز دی مگر وہ ایسے رہے جیسے سنا نہ ہو۔ اس نے آہستہ سے کنڈی کھٹکائی۔ شیخ جواب دیتا رد۔ وہ آگے آیا اور غور سے ان کے قریب بیٹھ کر سننے لگا۔ میرا وجد حق کی تلاش ہے، میرا وجد حق کی تلاش ہے، میرا، وہ بار بار ایک ہی فکرے کو دہرا رہے تھے۔ احمد نے انہیں دیکھ کر سر جھٹکا۔ ان کی وجہ سے میرا اتنا وقت برباد ہوا، کاش میں انہیں نہ سنتا۔ وہ اٹھ کر جانے کے لیے مڑا تو شیخ نے اچانک آنکھیں کھول کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ تمہارا وقت برباد نہیں ہوا، تمہیں محفوظ رکھنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ احمد کا منہ کھل گیا۔ وہ اب ہکا بکا سا انہیں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ تمہارے خیال جان لیے، اس پر حیران ہو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ اس کا حیران چہرہ پڑھتے ہوئے بولے، تم نے ہپنوٹائزم نہیں پڑھا یا صوفی کمال نہیں کر سکتے؟ آپ نے اتنے مہینوں میں مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اور واقعی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ شیخ ہنس پڑے۔ جب نظروں سے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں تو پوشیدہ کچھ نہیں رہتا۔ میں اس منزل سے پہلے ہپنوٹائز پڑھا کرتا تھا، پھر جب بزرگ ملے تو چھوڑ دیا۔ وہ مزے لے کر بولے جیسے آج احمد کے گھبرا جانے پر خوب لطف آیا ہو۔ تو پھر یہ سب؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ اہل نظر نے جب حقیقت کو جان لیا تو انہوں نے بے نیازی کے لبادے اوڑھ لیے اور خود کو وجدان میں غرق کر ڈالا۔ انہوں نے گویا اپنی پسند بتائی۔ احمد گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ مجھے روکے رکھنے کی کیا مصلحت تھی؟ انہوں نے سر ہلایا۔ تمہیں نہیں روکتا تو اب تک تم جنون میں کچھ غلط کر بھی چکے ہوتے۔ میں نے تمہارا بھلا چاہا، اب اگر جانا چاہو تو حرج نہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے دشمن سے ہوشیار رہنا اور جنون میں آ کر کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا، غلط کر بیٹھتا اور اس کا انتقام ادھورا رہ جاتا۔ اس نے مشکور نگاہوں سے انہیں دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ سے سر جھکا دیا۔ اس رات کے وطن سے جب سحر نے جنم لیا تو احمد تیار کھڑا تھا۔ شیخ کو آخری سلام کرتے ہوئے اس نے جھک کر ان کے ہاتھ چومے۔ آپ میری کامیابی کی دعا کریں۔ وہ سیدھا ہوتا ہوا بولا۔ شیخ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، چند نصیحتیں کی، پھر وہ مڑ گیا۔ شیخ اسے دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوگا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر آسمان کو دیکھا اور قدم اندر کی سمت بڑھا دیے۔ احمد شہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی شہر کی حدود اس کے پاؤں کو چھونے لگی۔ یہ ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی اور چند لمحوں بعد اس کی نگاہ کسی پر جم گئی۔ وہ یوسف تھا جو اپنی کار سے نکل کر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اتنا مگن تھا کہ اپنی کار کھلی چھوڑ کر کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔
یوسف اس وقت اسے زہر لگ رہا تھا۔ احمد نے اس کی کار دیکھی اور فوراً اپنے ذہن میں پلان ترتیب دینا شروع کیا۔ ساتھ ہی اگلے لمحے وہ یوسف سے نظر بچا کر اس کی کار لے اڑا۔ پیچھے بلند ہوتے شور سے بے پرواہ و تیزی سے ڈرائیو کرتے اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ کب وہ سڑک پر آیا اور اچانک سامنے سے آتی ٹرک سے کار ٹکرا گئی۔ 1 سال بعد احمد کی جب آنکھ کھلی تو وہ کسی ہسپتال میں تھا۔ اس کا وجود سخت سرد تھا، بصارت پر دھند چھائی تھی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ اٹھ جاؤ اگر تکلیف نہ ہو، ایک مانوس سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ذہن نے اندازہ کرنا چاہا لیکن یاد نہ آنے پر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ خوبصورت چہرہ حجاب کے گرد لپٹا ہوا، شفاف آنکھیں، گلابی ہونٹ، وہ جینس اور لانگ قمیض میں ملبوس اپنے حقیقی حلیے سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ ہبا، اس کی آنکھیں حیرت زدہ تھیں۔ ہاں میں، تمہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی نا؟ اس نے احمد کی آنکھوں میں ابھرتے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ احمد کچھ کہے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ اسے خاموش دیکھ ہبا نے دوبارہ پوچھا، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہوں، تم یہاں اس طرح کیسے؟ اور مجھے کیا ہوا تھا؟ جو سوال دل میں موزن تھے لفظوں کی صورت باہر آ گئے۔ ہبا نے دروازے کی طرف دیکھا تو پھر متوجہ ہوتے ہوئے بولی، تمہیں پورے 8 مہینے بعد ہوش آیا ہے احمد؟ جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں وہیں تھی، تمہیں یہاں لے کر بھی میں ہی آئی تھی۔ اس نے مختصر جواب دیا۔ 8 مہینے؟ اس نے زیر لب کہا۔ ایک ایک کر کے اس کے سامنے ماضی زندہ ہونے لگا۔ اسے یاد آیا کہ عرشیہ کی شادی ہونے لگی تھی، تب وہ شہر میں یوسف کی کار لے کر جا رہا تھا اور تبھی اس نے سر پکڑ لیا۔ عرشیہ کہاں ہے؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس کی شادی ہو چکی ہے، یوسف اسے لے کر کردار جلنگ چا چکا ہے۔ الفاظ سے یا قیامت؟ احمد کا جسم سنسنا اٹھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ چیخ اٹھا۔ ہبا نے اسے دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ جس وقت احمد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہبا وہیں بازار میں آئی ہوئی تھی۔ اس کا دل نہیں لگا تھا۔ بازار سے کچھ دور سڑکوں پر چلنے لگی اور تبھی اس نے شور کی آواز سنی۔ ایک کار نہایت تیز رفتار سے اس کے قریب سے گزری۔ وہ صرف ہلکی سی جھلک دیکھ پائی تھی جب کار سامنے سے آتے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹرک ڈرائیور تو بھاگ گیا مگر وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ہبا کا دل بار بار کہہ رہا تھا، نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے لرزتے دل کو لے کر کار تک آئی اور احمد پر نظر پڑتے ہی اسے لگا اس کا جسم ساخت ہونے لگا ہے۔ احمد کے سر سے خون بہہ رہا تھا، جسم کے کئی ایک مقامات سخت زخمی تھے۔ ہبا کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے احمد کو کسی بھی طرح باہر نکالا اور خود سامنے سے آتے رکشے کو روکا۔ رکشے والا تو احمد کے خون میں بھرے جسم کو دیکھ خوفزدہ ہو گیا۔ نہ بی بی، ہم نہیں لے کر جائے گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ دیکھو، اسے مدد کی سخت ضرورت ہے، یہ مر گیا تو اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ اس نے دھمکی دی۔ بی بی، لیکن وہ متعامل ہوا۔ کچھ نہیں، کہو، میری مدد کرو۔ اس نے رکشے والے کی بات کاٹ کر اپنی گردن سے لپٹی چین اتاری۔ دیکھو، تم مجھے ہسپتال لے چلو، میں تمہیں پیسے کے علاوہ یہ بھی دے رہی ہوں۔ رکشے والا کوئی فرشتہ تو نہ تھا کہ سونے کو ٹھکرا دیتا۔ اس نے حامی بھر لی اور انہیں قریبی ہسپتال لے آیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا۔ ہبا کی سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے اور تبھی اس کی نظر اپنے ہاتھ میں موجود احمد کے والد پر گئی۔ اس نے کسی احساس کے تحت پرس کھولا۔ اس میں رحمان کے والد کا کارڈ موجود تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر ہسپتال کے فون سے انہیں ڈائل کیا۔ کچھ خوش قسمتی کے فون اٹھانے والا رحمان ہی تھا۔ ہیلو، یس۔ دوسری طرف سے رحمان کی آواز ابھری۔ وہ جان چکی تھی۔ رحمان، میں ہبا ہوں، تم کہاں ہو؟ واپس آ جاؤ بہت جلدی۔ بے ربط جملے بولتے وہ رو پڑی۔ ہبا، تم مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ رحمان پریشان ہو گیا۔ ہبا نے ازنو روتے ہوئے تمام باتیں کہہ دیں۔ آپ بس جلدی آ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ رحمان دوسرے ہی دن آ گیا۔ ہبا اب تک وہیں تھی۔ ہبا، آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ رحمان سامنے موجود متفکر سا اسے دیکھ رہا تھا۔ رحمان، اسے خود اپنی آواز بھی اجنبی لگی، ساتھ ہی 2 آنسو اس کے گالوں کو بھگو گئے۔ ایسے نہیں ہبا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، پھر سامنے سے آتے ڈاکٹر کو دیکھ اس کی طرف اٹھ کر چلا گیا۔ ہبا اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر سے بات کر کے وہ پلٹا تو ہبا نے پوچھا، کیا کہا انہوں نے؟ رحمان خاموش رہا۔ ہبا نے اس کے بازو جھنجھوڑے۔ مجھے بتاؤ، وہ بچ تو جائے گا نا؟ اب کی بار رحمان نے پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بچ گیا ہے ہبا، لیکن اس کے الفاظ ادا کرنے مشکل ہو گئے تھے۔ لیکن کیا؟ وہ کوما میں جا چکا ہے۔ رحمان کے الفاظ پر اس کی روانی سے گرتے آنسو تھم گئے۔ بازو پر جمی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ رحمان ہبا کے خیالات سے واقف تھا۔ اس نے ہبا یوں کہا کہ وہ گھر چلی جائے، مگر وہ نہیں مانی۔ مجبوراً اسے ساری رات ہسپتال میں ہبا سے بات کرنی پڑی۔ دیکھو ہبا، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے، تمہاری بہن، اس نے سمجھانے کی کوشش کی، میرا گھر نہیں ہے، وہ میری بہن بھی نہیں ہے۔ ہبا نے مدھم سا کہا۔ کیا مطلب؟ رحمان واضح چونکا تھا۔ ہمارا گھر نہیں ہوتا رحمان، اور وہ تو میری صرف زبانی بہن ہے، حقیقی نہیں۔ تو تمہاری فیملی وہ کہاں ہوتی ہے؟ رحمان نے پوچھا۔ ہبا نے اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ مت بھٹکاؤ میرے ذہن کو، روکو۔ تاہم اس نے کہا،
मैं जूनियर कॉलेज में थी जब मेरा अगवा हुआ था। अब 5 साल गुजर चुके हैं। मैं नहीं जानती मेरी फैमिली कहाँ है। वॉट? तुम किडनैप हो चुकी हो? किसने किया था? वो वाकई आज के इंकशाफात से लर्ज उठा था और जो नाम उसकी जुबान से अदा हुआ वो रहमान के वहमो गुमान में भी ना था। रहमान का जहन उलझ गया, जैसे किसी ने भट्टी में झोंक दिया हो। एक तरफ अहमद तो दूसरी तरफ हिबा के हालात। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो कुछ कहे बिना कमरे से निकल गया। अगली सुबह रहमान आया तो उसके कपड़े तब्दील थे। वो रात यहाँ पर एक फ्लैट किराए पर ले चुका था, सो सुबह फ्रेश होकर वापस आया था। गुड मॉर्निंग, उसने हिबा के सामने जूस और सैंडविच रखते हुए कहा। हिबा जो कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी उसे देखकर चौंकी और आंखों को मसलते हुए बोली, कहाँ थे अब तक? यहाँ मेरा एक फ्लैट है, वहीं था। रात भर उलझता रहा, जहन था कि सुकून पा ही नहीं रहा था। वो हल्का सा हंसा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई नेकी कर लूँ, शायद सुकून मिल जाए। अब की बार वो हिबा को देखते हुए बोला, जो हैरान सी उसे तक रही थी। पूछोगी नहीं कि क्या नेकी करनी है? उसने मुस्कुराकर कहा, क्या? तुम वापस नहीं जाओगी जब तक अहमद ठीक नहीं होता। उसे हमारी जरूरत है। अहमद को वापस लाने में तुम मेरी मदद करोगी। उसने हाथ हिबा की तरफ बढ़ाए। हिबा की आंखें चमक उठी। उसने रहमान के हाथ को थामते हुए अस्बात में सर हिला दिया। 8 महीने वो दोनों उसके साथ रहे। हिबा इन दिनों में बहुत बदल चुकी थी। हुलिया, गुफ्तार सब तब्दील कर लिया था। वो रहमान के साथ मुंसलिक दूसरे फ्लैट में रहती और करीबी उसने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया जहां वो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाती थी। रहमान भी अहमद के ठीक होने तक यहीं शिफ्ट हो चुका था। उसे राना की बदौलत पता चला कि अर्शिया की शादी हो चुकी है। शेख भी इस अरसे में फौत हो चुके थे। वो दोनों अक्सर सोचते कि जब अहमद को होश आएगा तो वो उसे कैसे और क्या कहेंगे, और अहमद का रद्द अमल। वो दोनों यहीं आकर अपनी सोच को झटक देते, मगर जानते थे जब भी अहमद को होश आया कयामत जरूर जिंदा होगी। अहमद होश में आने के बाद बहुत खामोश सा रहने लगा था। हिबा और रहमान का वो शुक्रगुजार तो था ही, लेकिन अब उसकी जुबान से अल्फाज बहुत कम अदा होते। हंसना तो कब का भूल चुका था। वो तेजी से कवर कर रहा था, इसलिए डॉक्टर ने उसे होश में आने के पहले ही हफ्ते छुट्टी दे दी। अहमद रहमान के साथ रहने के बजाय शेख की हवेली चला आया। दीवारों पर हाथ फेरते उसे महसूस हुआ जैसे शेख जिंदा हो, उसे हिम्मत दे रहे हो। अहमद ने सर झटकर रहमान की तरफ देखा। मुझे राना से मिलना है। तीसरे दिन राना शेख के घर रहमान और हिबा के साथ मौजूद था जब अहमद सीढ़ियां उतरते हुए आया। गुड मॉर्निंग ऑफिसर राना। मजबूत लहजा, गहरी आंखें। वो आज ब्लैक जीन्स और ग्रीन कलर की शर्ट में मलबूस बहुत हैंडसम लग रहा था। गुड मॉर्निंग अहमद। राना ने अपनी कैप को खम दिया। अहमद ने सामने बैठते हुए कहा, तुम्हें की जरूरत नहीं है राना। तुम सब जानते हो मुझे रियल प्रूफ जो मेरी माँ के थे तुम लाकर दोगे। वो चाकू और फिंगरप्रिंट्स कैसे, क्यों, ये मेरा सर दर्द नहीं, लेकिन मैं इतना वादा जरूर करता हूँ कि तुम्हें कहीं फंसने नहीं दूंगा। राना ने सर इस बात में हिलाया। यूं समझ लो तुम्हारा काम हो गया। अहमद ने सर को हल्का सा खम दिया और उठकर चला गया। अगले ही दिन राना ने असल सबूत भेज दिए, जिन्हें अहमद ने हिफाजत से अपने कमरे में रख दिया। बाहर निकलकर उसकी नज़र हिबा पर गई, जो फलों की प्लेट उठाए उसकी तरफ आ रही थी। खाओगे? मुस्कुराकर पूछा। अहमद ने एक काश उठा ली। हिबा उसी मुस्कुराहट के साथ पलट गई। रहमान से अहमद को उसके हालात मालूम हुए थे। आज उसे महसूस हुआ कि दोनों की तकलीफ एक हद तक यकसां थी। दोनों अपने फैमिली मेंबर से जुदा थे। हिबा सुनो, किसी एहसास के तहत उसने पुकारा। वो मुड़ी। अहमद कदम कदम चलता उस तक आया। रहमान ने मुझे बताया था तुम्हारे मुतालिक। मैं तुमसे वादा करता हूँ हिबा कि तुम्हारे मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी। वो ये कहकर रुका नहीं, आगे बढ़कर सीढ़ियां उतरने लगा। हिबा के होठों पर एक उदास मुस्कुराहट बिखर गई। मैं भूल भटक कर हार गई, हर बार तुम्हारा नाम लिया, इस इश्क की कमली जुगन के हर किस्से का उन्मान पिया। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना रही थी और वो अर्शिया के मुकाबिल खड़ा था। अचानक वो पलटकर भागने लगी और साथ ही एक कांच उसके पाँव के नीचे आ गया। वो तकलीफ में थी। अर्शिया, उसने एक झटके से आंखें खोल दी। पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। उफ, ये कैसा ख्वाब था। वो बेड से उठकर मुस्तरिब अंदाज में चलता बालकनी तक आया। रात की गहरी स्याही में छाया सुकूत और ठंडी हवाएं उसके आसाब को धीरे धीरे पुरसुकून करने लगी। सुन सांसों की सुल्तान पिया, तेरे हाथ है मेरी जान पिया। वो पलटने ही लगा था जब उसने ये आवाज़ सुनी। ये आवाज़ कहीं बाहर से नहीं बल्कि उसके घर से करीब में ही कहीं उभरी थी। वो कमरे से निकला। रहमान और हिबा आज बारिश होने की वजह से यहीं रुक गए थे। रहमान का कमरा मुकफिल था। वो हिबा के कमरे के पास आया तो कमरा खुला था और हिबा वहां नहीं थी। ये कहाँ चली गई इतनी रात में? वो दूसरी तरफ मौजूद राहदारी में बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो उसे सहन में जमीन पर बैठी नजर आई। यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? उसने रूबरू आकर कड़े तेवरों से पूछा। वो इस वक्त स्याह कपड़ों में मलबूस, बालों को खुले हुए थी। अहमद की बात सुनकर उठ खड़ी हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अहमद कुछ कहे बगैर उसे देखता रहा। फिर उसने हिबा के बाएं रुखसार को छुआ। उसकी नजरों में झांकता इस वक्त बहुत पुरइसरार लग रहा था। हिबा ने अपनी गर्दन पर उसकी उंगलियों की हरकत महसूस की और अगले ही लम्हे उसके रेशम से बाल अहमद की सख्त मुट्ठी में थे।
मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्यों आया? रात में गाना यहाँ चुड़ैल आकर नहीं गाती हिबा जमील। वो एक झटके से उसे खुद से अलग करते हुए बोला, हिबा जमील? उसने जेरे लब दोहराया। उसे अहमद के रवैये ने इतना हैरान नहीं किया था जितना उसके मुंह से निकले इस जुमले ने। तुम्हें कैसे पता? वो हकलाई। अहमद कुछ कहे बिना मुड़ने लगा तो वो झट सामने आ गई। तुम्हें कैसे पता साद राजपूत? किस तरह तुम्हें मेरा नाम हिबा जमील से कोई वाकिफ नहीं तो तुम कैसे जानते हो? अहमद ने उसे देखा और हल्की आवाज में बोला, तुम्हारा मुजरिम और मेरा कातिल एक ही है। मैं पिछले दिनों से इसके खिलाफ कई मवाद जमा कर चुका हूँ, लेकिन ये तोहफा मैं एक खास दिन दूंगा। फिर जिस तरह मुझे पामाल किया गया वो भी रुस्वा होगा। मजीद कुछ कहे बिना वो चला गया और हिबा वहीं साख्त रह गई। आज अहमद को होश में आए तीसरा महीना था। रात के वाक़े पर वो खुद भी पेशमा था कि कैसे उसने एक लड़की पर हाथ उठाया, वो भी ऐसी लड़की जो सिर्फ इसका ख्याल रखती है, बदले की चाह किए बगैर। उसने नजर उठाकर हिबा को देखा जो बहुत मसरूफ से अंदाज में रहमान की फरमाइश पर नाश्ता लगा रही थी। हिबा ने किसी एहसास के तहत निगाह उठाई तो अहमद को मुतवज्जो पाया। उसने नजर चुरा ली। रात में की गई हौसला अफजाई अच्छी तरह याद थी। रहमान फोन में मसरूफ था। मैं कल दार्जिलिंग निकल रहा हूँ, अहमद ने रहमान के फोन रखने पर कहा। मैं नहीं अहमद, हम। वो ब्रेड पर मक्खन लगाते बहुत मसरूफ सा बोला था। और मुझे यहाँ किसी कब्रिस्तान में दफन करके जाओगे ना? हिबा चिढ़कर बोली तो रहमान के साथ साथ अहमद भी मुस्कुरा पड़ा। नहीं, चुड़ैलों के लिए कब्रिस्तान नहीं, हवेली के ताबूत होते हैं। अहमद ने बामुश्किल आई हंसी को चाय पीते हुए छुपाया, जबकि हिबा का चेहरा सुर्ख हो गया। हम तीनों चल रहे हैं, रहमान ने बात संभाली। अहमद आखिरी घूंट पीते उठ गया। वो जानता था कि लाख मना करने के बावजूद भी वो लोग नहीं मानेंगे, सो बहस करने का कोई फायदा नहीं। वो कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी उसे तैयारी करना थी। दार्जिलिंग में आकर उन्होंने एक घर किराए पर लिया, आबादी से थोड़ी दूर पहाड़ों के दरमियान। 2 दिन तो इर्द गिर्द और शहर के चक्कर लगाते गुजरे। रहमान ने राना की बदौलत ये मालूम कर लिया था कि यूसुफ का घर कहाँ है। यूसुफ का घर भी राजपूत मेंशन कहलाता था। दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत था। बर्फ और पहाड़ों के दरमियान मौजूद ये खिता कुराए अर्ज की हसीन तरीन इलाकों में से था। मगर अहमद की दिलचस्पी अब रफ्ता रफ्ता सब से ख़त्म होने लगी थी। उसे आने वाले दिन का इंतजार था बहुत शिद्दत के साथ, और हर गुजरते लम्हे के साथ शिद्दत में और इजाफा होता। बस एक रात का इंतजार और था। कमरे में मौजूद खिड़की से आती सूरज की तेज रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें खोल दी। खुद पर किसी को झुके पाया, लेकिन नींद के खुमार से वो ठीक तरह से देख न सकी। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो अर्शिया। यूसुफ का लहजा उसकी समाज से टकराया तो एक झटके से उसने आंखें खोली। वो मुस्कुरा रहा था। अर्शिया ने अपने दोनों हाथों से उसे धक्का दिया। हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की? हाँ, तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? वो हलक के बल चिल्ला उठी। यूसुफ जो उसके धक्के से नीचे गिर चुका था उठते हुए बोला, अर्शिया, क्या 1 साल का अरसा काफी नहीं होता किसी को भुला देने में, किसी को अपना लेने में? आखिर कब तक इस अजाब से खुद भी गुजरोगी, मुझे भी गुजारोगी? अहमद सच्चा होता तो क्यों भागता, क्यों नहीं आया यहाँ? क्या तुमसे नहीं मिला है कोई जवाब? मैं आपके आगे जवाब दे नहीं हूँ। आप अपनी बकवास कर चुके तो चले जाए। वो आज भी जवाब ना रखने के बावजूद अहमद को भूल नहीं सकी थी। बहुत अफसोस होगा तुम्हें। खैर, आज ताया जान ने फंक्शन रखा है, इल्म तो होगा इसलिए जल्दी आ जाओगी तो अच्छा होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए और झूठ नहीं बोलूंगा। वो बाहर चला गया। अर्शिया ने धार से दरवाजा बंद किया और बेजान सी होकर जमीन पर बैठ गई। कहाँ चले गए अहमद? क्यों मुझे अकेला कर गए? साथ ही 2 आंसू उसकी आंख से टूट गए। शादी हो जाने के बाद भी उसका दिल इस बात को कबूल ना कर सका था जिसके लिए उसने अपनी तमाम जिंदगी गुजारी, वो एक लम्हे में उससे छीन लिया गया। वो आज भी यूसुफ को कोई मुकाम नहीं दे सकी थी, ये जानने के बावजूद कि अब तमाम उम्र उसे इसके साथ गुजारनी है। उसने थक कर अपने सर को दरवाजे से टिका दिया। उस रात शहर के पुरौनक हंगामों के दरमियान मौजूद राजपूत मेंशन में जश्न का समा था। बरकी कुमकुमे, जलते चिराग लगते, बाहर गिरी बर्फ ने माहौल में बहुत जानदार कर दिया था। कैकों के हजूम में किसी ने सरगोशी की। ये जश्न किस खुशी में है तुम्हें नहीं पता? आज अर्शिया और यूसुफ की शादी की पहली सालगिरह है, और इन सब से बहुत दूर शहर की आखिरी हदों से शुरू होते घने जंगल के उस पार वो अपने महल की बालकनी में खड़ा था। स्यारात का अंधेरा यहाँ काफी पुरअसरार लग रहा था। गहरी खामोशी एक हू का आलम, और इसकी नजरों के सामने बुलंद पहाड़ थे जिनके मगरूर बर्फीले सिरों से बहुत ऊंचाई पर अमावस की स्याह तारीख रात की बाद पहला चांद रोशन हुआ था। उसका मजबूत जिस्म मर्दाना वजाहत का बेहतरीन नमूना था। अंदर तक उतर जाने वाली कांच से पुरतपिश आंखें। फिर इस रात का सहर टूटा। तुम्हें हिसाब देना होगा। जब वो बोला तो उसका लहजा बर्फ सा सर्द और आंखों में इंतकाम की आग थी। वो पलटा अपने कमरे में आकर रिवॉल्वर लोड करके रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो वापस हुआ तो उसने स्याह पैंट शर्ट पहन रखी थी। कोनियों तक मुड़े आस्तीनों के कफ से उसकी झलकती हुई कलाइयां बहुत खूबसूरत थीं। उसकी पेशानी पर आए बाल से पानी के कतरे उसके सर को हरकत देने से टपकते। रिवॉल्वर को कमर के पीछे उड़सते हुए वो बाहर निकल गया। पूरा घर अजब गहमा गहमी का शिकार लग रहा था। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। अर्शिया भी आज
हल्के सब्ज रंग के लहंगे में मलबूस बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उदासी हुनूस उसके चेहरे पर थी। ताया जान आज बहुत खुश थे। अर्शिया उनके और तमाम घर के सामने जाहिर करती थी कि वो खुश है, लेकिन यूसुफ पर हकीकत आयां थी। तेजी से ड्राइव करते वो राजपूत मैंशन की तरफ जा रहा था, जहां आज हशर बर्पा होना था। साथ साहब ताया जान की किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे और यूसुफ उनके साथ खामोश खड़ा था। कार से उतरकर उसने सजे हुए घर को देखा। उसकी आंखों में सुर्खी उभर आई थी। मरियम अर्शिया और यूसुफ को दरमियान में ले आई। मध्यम सा म्यूजिक, और तभी लाइट यकलख चली गई। अश्क खून बन के आंखों से बहने लगे। तारे भी आसमां से यूं गिरने लगे। मौज आई थी एक साहिल प्यास पर। पानी पी ना सके हम तड़पते रहे। अर्शिया अंधेरे के बावजूद सुन सी हो गई। ये आवाज़ बिलाशुबा वही थी जो बरसों उसके दिलो दिमाग पर छाई रही। साथ ही रोशनी आ गई तो सभी की नज़र दरमियान में मौजूद कुशादा सीढ़ियों की तरफ उठ गई। अहमद दरमियान सीढ़ी पर खड़ा सर्द नजरों से देख रहा था। अर्शिया बेख्तियार भागकर सीढ़ी तक आई। अहमद ने उसे देखा। वो बेगुनाह तो बगैर किसी जुर्म में सजा काट रही थी। तुम? ताया जान का सख्ता सबसे पहले टूटा। अहमद ने तल्ख मुस्कुराहट से कहा, हाँ मैं अहमद साद राजपूत। क्यों ताया जान, क्या आपको खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? अहमद, ये क्या कह रहे हो? तुम मेरा खून हो। वो जैसे सदमे से बोले। उनके पास इस बात पर अहमद ने जोरदार कहका लगाया, खून? फिर वो रुका। खून के रिश्ते का आपने खून ही तो कर देना चाहा था ताया जान। अहमद साद साहब हैरान और गुस्से के मिले जुले लहजे में बोले। अहमद ने सर झटका और एक एक कदम जीने से उतरते कहने लगा, पापा आप जानते हैं मामा को क्यों कत्ल किया गया था? क्यों ताया जान ने अम्मी जान के कत्ल से पहले आपको बाहर भेज दिया था? क्यों मैं बेकसूर होकर भी सजा काट रहा था? वो सवाल नहीं, पहेली थी। वहां मौजूद हर शख्स हैरत ज़दा था। अम्मी जान ने शेयर्स बेशक मेरे नाम किए थे, लेकिन उसके वकील ताया जान थे। और इन्हें पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी जानते हैं? अहमद ये कहकर दरवाजे की जाने बढ़ा और किसी को रास्ते देते मुड़ गया। ये वजह थी। हिबा कदम कदम चलती अहमद के साथ दरमियान में आई। सॉरी ताईजान, आपको शायद सुनकर अफसोस हो कि आपके शौहर अमजद राजपूत लड़कियों का अगवा और इन्हें बेचने के जुर्म में मुलव्वस रहे हैं, और जब उनके शराकतदार ने अपना सरमाया अलग करना चाहा तो इनके पास इस वक्त पैसे नहीं थे, और तब उन्होंने प्लान तरतीब देना शुरू किया। वो अब रुख मोड़कर ताया जान के सामने जा खड़ा हुआ, जिनके चेहरे पर हल्के खौफ की झलक थी। ताया जान ने मेरे शेयर्स को इस्तेमाल करना चाहा। अम्मी जान के इल्म होने पर उन्होंने मेरी माँ का कत्ल कर दिया। उसने आंखें सख्ती से भींचकर खोली। ताया जान जानते थे मैं खामोश नहीं रहूंगा, इसलिए उन्होंने पुलिस को खरीदा, मुझे सजा दिलवाई, और इस तरह शतरंज की बिसात पर उन्होंने अपने मोहरे अच्छी तरह जमा दिए। एक एक लफ्ज चबाकर कहता वो ताया जान की गलीज़ भरी नजरों के सामने था। ताया जान ने बात के इख्तिताम पर तंजिया हंसते हुए कहा, बरखुरदार, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम खुद क्या हो, एक मफरूर। सबूत तो हिबा जमील है ताया जान, और मुझे असल सबूत भी मिल गए हैं। इस चाकू पर आपके निशान हैं। इसके अलावा भी आपके लिए एक तोहफा है। उसने मुस्कुराकर तपा देने वाले अंदाज में कहा। राना। अगले ही लम्हे रहमान के साथ ऑफिसर राना दाखिल हुआ। ताया जान का चेहरा सफेद होने लगा था। क्यों ताया जान, होश आया कुछ? उसके घर वालों की धमकी देकर मेरे और इंसाफ के खिलाफ काम करने पर आपने मजबूर किया था ना। अब उसकी फैमिली बाहर शिफ्ट हो गई है। वो मज़े से सुना रहा था। राना, ज़रा रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाए। अहमद के कहने पर राना ने रुबीना बेगम के कत्ल और हिबा के अगवा की असल फाइल पढ़कर सुनाई। वहाँ मौजूद हर नफ्स पर सख्ता सा तारी हो गया था। साद साहब के पास जैसे कुछ कहने को ना रहा था। 2 साल अहमद का लहजा बहुत से जज्बात में डूबा हुआ था। 2 साल ताया जान बेगुनाह होकर भी मैं मातूब रहा, सजा काटी, यहाँ तक कि सब कुछ खोसा गया था। लेकिन अब उसने आंखें उनकी आंखों में डालकर कहा, अब आप सजा भुगतेंगे अपने गुनाहों की और अपनी ज़ियादतियों की। वो इन्हें देखता हुआ 2 कदम पीछे हुआ तो राना ने आगे आकर उनके सामने हथकड़ी लहराई। ताया जान के पास जैसे कुछ कहने को नहीं रहा। वो ढह गए। इससे पहले कि राना उन्हें संभालता, उन्होंने एक झटके से राना की कमर से लगी पिस्टल निकालकर अहमद पर फायर किया। अहमद के लिए यह कतई गैर मुतवक्को था। गोली उसके बाएं बाजू को चीरती हुई निकल गई। वो अपने बाजू पर हाथ रखे बेख्तियार झुका। ताया जान राना को धक्का देते हुए साद साहब के करीब आकर उनको काबू करके जोर से चिल्लाकर बोले, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इन्होंने बंदूक की नाल साद साहब की कनपटी पर रखी। तुम्हें क्या लगता है अहमद, तुम मुझे अमजद राजपूत को हरा दोगे? हाँ, मैंने गुनाह किए हैं। उस रात रुबीना ने मुझे देख लिया था। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो सबको बता देती। वो हुज़ैनी आवाज़ में चीखते हुए कह रहे थे। अहमद बावजूद तकलीफ के सीधा होता हुआ संजीदगी से उन्हें देख रहा था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और अब उन्होंने अहमद को देखा। अब तुम्हें भी अपनी माँ के पास पहुंचा देता हूँ। वो यकीनन तुमसे मिलकर खुश होगी। ये कहकर उन्होंने अहमद पर फायर करना चाहा, मगर इससे कबल कि वो ट्रिगर दबाते अहमद तेजी से एक तरफ हट गया और गोली अहमद के करीब खड़ी हिबा को लग गई। अहमद ने अपनी गन निकालकर उनके हाथ पर फायर किया। उनके दाहिने बाजू पर गोली लगने से साद साहब पर उनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो एक पहलू पर गिर गए।
शाह साहब एक झटके से उनसे अलहदा हुए। इतनी देर में राना ताया जान को काबू करके उनके लिए एम्बुलेंस को फोन करने लगे। अहमद फौरन हिबा की तरफ आया। वो नीम बेहोशी में आंखें बंद किए पड़ी थी। उसने हिबा का सर अपने जानों पर रखा था। हिबा, आंखें खोलो। उसने आयशा से आंखें खोली और अपने सर को अहमद की गोद में देखकर हल्का सा मुस्कुराई। मुझे माफ कर देना हिबा, मेरी वजह से। उसने अहमद के मुंह पर हाथ रखा। कुछ मत कहो, शायद तकदीर को यही मंजूर था। उसकी सांसें अटक रही थीं। अहमद की आंखों से एक आंसू हिबा के चेहरे पर गिरा था। उसने हिबा को उठाना चाहा। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। वो उसे टोकते हुए बोली, मुझे खुशी है अहमद कि मैं तुम्हारे काम आ सकी। वो रुकी रुकी आवाज में टूटे जुमले अदा कर रही थी। तुम्हारे साथ जी नहीं सकी, तुम्हारे लिए मर तो सकती हूँ, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी भी नहीं, वो बेसाख्ता बोला। हिबा करब से मुस्कुराई और आखिरी झुरझुरी लेकर उसने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। अहमद ने रहमान को देखा। ग्लासेस के पीछे से नजर आती उसकी भीगी आंखें देखकर अहमद ने सर झुका दिया। 2 हफ्ते बाद अमजद राजपूत को कत्ल, फ्रॉड और लड़कियों के अगवा के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके नतीजे में कल उन्होंने जेल में खुदकुशी कर ली। वाज़ेह हो के अहमद साद राजपूत, जो कि 2 साल पहले अपनी मां रुबीना राजपूत कत्ल के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, उसे अदालत ने बरी जमा करार दे दिया था। अखबार की सुर्खी पढ़ते यूसुफ ने अहमद को मुस्कुराकर देखा, जो उसकी बात सुनते हल्का सा मुस्कुराया था। वो सब इस वक्त नाश्ते की मेज पर बैठे हुए थे। वही चहल पहल जो राजपूत खानदान का खासा थी, लौट आई थी। बस कमी थी तो रुबीना बेगम की। ताया जान का जिक्र तो अब जैसे इस घर में हराम था। सभी उनसे मुतनफिर हो चुके थे। वैसे रहमान इतनी जल्दी क्यों चला गया? साद साहब के सवाल पर यूसुफ हल्का सा हंसा था। ऐसे ही क्यों? अहमद ने उलझते हुए अंदाज में कहा। यूसुफ का बेमौका हंसना उसे उलझन में डाल गया। शायद उसे वापस आना पड़ जाए। यूसुफ की बात पर अहमद और ज्यादा हैरान हुआ, जबकि ताईजान ने मुस्कुराकर उठने पर इत्तफाक किया। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो खफा हुआ। अर्शिया वहां नहीं थी। इन 2 हफ्तों में भूल कर भी वो अहमद के सामने नहीं आई। अच्छा, तुम नाश्ता कर लो पहले, सब उठने लगे हैं। अब के फरीद ने उसकी तवज्जो हटा दी। नाश्ते से फारिग होकर वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब उसने राहदारी से टेक लगाकर खड़े यूसुफ को देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया। अहमद ने उसके मुकाबिल खड़े होते हुए पूछा, बोलो क्या कहना है? तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है अहमद। वो कहीं दूर खला में देख रहा था। अहमद ने लब भींचकर सर को झटका और आगे आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भूल जाओ जो भी हुआ, खैर शादी मुबारक। आखिरी लफ्ज अदा करते अहमद को एहसास हुआ कि वो उसका ध्यान हटाने के चक्कर में क्या कह गया है। यूसुफ ने उसे देखा। भूरी आंखें सूरज की रोशनी में शायद माइल लग रही थीं। उसने नजरें चुरा ली। मैंने अर्शिया को 1 हफ्ते पहले तलाक दे दी। उसके जुमले थे या चाबक? अहमद ने बेयकीन और शौक में उसे देखा। हाँ अहमद, मैंने उसे तलाक दे दी, जिस रिश्ते को सिरे से माना ही ना गया हो। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? घर में सभी को इल्म भी है और खुशी भी। वो मुझे कभी कबूल नहीं कर सकेगी अहमद। वो तुम्हारी अमानत है। उसके साथ भी तो जुल्म हुआ है। और वो कुछ और कहना चाहता था शायद, मगर रुक गया। उसने अहमद के कंधे पर हाथ रखा और दूसरी सिमत बढ़ गया और अहमद जहां था वहीं सख्ते में खड़ा रहा। यूसुफ अर्शिया से वाकिफ था। जिस दिन अहमद आया उसके तीसरे दिन वो उसके पास आया। कैसी हो? अर्शिया ने उदास लहजे में कहा। कैसी हो सकती हूँ? वो इस बात पर उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। ताया जान की वजह से अपसेट हो? पहली बार अर्शिया उससे इतनी देर मुखातिब थी, जिसके लौट आने की दिन रात मैंने दुआ की थी। जब वो आया तो मैं तही दामन रह गई। यूसुफ, मैं किस तरह उसके सामने जाऊँ? काश काश ये सब ना हुआ होता। काश चची जान हमारे बीच होती। वो बहुत बिखरी बिखरी थी। यूसुफ चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने अर्शिया के हाथों को देखते हुए कहा, मेरी एक बात मानोगी अर्शिया? मैं राजपूत खानदान की वही रौनक वापस लाना चाहता हूँ। सबकी बिखरी हुई जिंदगी को दोबारा यकजा करना चाहता हूँ। मेरा साथ दोगी अर्शिया? और उस वक्त जिंदगी के सफ़ों में एक नया बाब लिखना शुरू हुआ। यूसुफ ने अर्शिया को तलाक दे दी। घर के तमाम अफराद इस फैसले पर हैरान थे। रिश्तों को जोड़े रखने का उसके पास कोई और जवाब नहीं था। उसने यही बेहतर समझा और अपने फैसले को अहमद से छुपा लिया। अहमद को जब से यूसुफ ने अपने फैसले से आगाह किया था, उसे एक पल चैन नहीं आ रहा था। कैसे वो यूसुफ और अर्शिया के दरमियान आ सकता था? उसने साद साहब से बात करने का फैसला किया और कुछ देर बाद वो हॉल में तमाम अफराद के दरमियान खड़ा था। क्यों किसी ने यूसुफ को इस बेवकूफ़ाना फेल से नहीं रोका? क्यों आप लोगों ने इतनी खामोशी से ये बात मान ली? वो इस्तफसार कर रहा था। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए, अर्शिया की खुशी के लिए। और ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा जो सिर्फ जुबान तक महदूद हो? दुनिया के लिए। यूसुफ ने इससे बहुत सख्त जरा की। और मैं? क्या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं? मुझे अपनी ही नज़रों में मत शर्मिंदा करो प्लीज़। उसका लहजा कमज़ोर होने लगा था। घर में तो किसी को एतराज़ नहीं। ताईजान समझाइए इसे। वो मुड़कर अर्शिया की वालदा से मुखातिब हुआ। ताईजान क्या कर लेंगी माय डियर? कज़न, वो मुस्कुरा पड़ा। हम बड़ों को तो कोई एतराज़ नहीं। ताईजान ने जाहिदा बेगम के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। तो उन्होंने भी इस बात में सर हिला दिया। मैंने ये नहीं चाहा था। मुझे से हार कर उससे मुखातिब हुआ था। यूसुफ कुछ कहे बगैर आगे आया। उसे गले लगाते उसके कान में हल्की सी सरगोशी की। फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ मेरा निकाह भी होगा, लेकिन घर वालों को तुम राजी कर दो प्लीज। क्या? अहमद तकरीबन चीखा। यूसुफ जो उससे अलग हुआ था हड़बड़ाकर इर्द गिर्द देखने लगा। क्या हुआ तुम दोनों को? जाहिदा बेगम ने अहमद की खुशी से हैरान और यूसुफ के घबराए चेहरे को देखकर पूछा। कुछ नहीं मामा, ये बस खुश हो रहा था। वह हकलाया।
साथ साहब जो अब तक खामोश थे अहमद से कहने लगे, हमने सोचा है कि निकाह जल्द कर दें, अर्शिया अकेली रह गई है। हाँ साद भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ताईजान और जायदा बेगम ने उनकी तायीद की और अहमद ने सर झुका दिया। 4 महीने बाद राजपूत मैंशन आज बहुत खूबसूरती और खुशी के साथ सजाया गया था। घर में एक नहीं 2-2 शादियां थीं। मरियम के रिश्तेदारों में एक लड़की थी ज़ेबा, जो कॉलेज के अयाम में यूसुफ से बहुत करीब थी, लेकिन जब यूसुफ की शादी को कहा गया तो उसने मजबूरन अर्शिया से शादी कर ली। ज़ेबा खामोश हो गई। जब अर्शिया और यूसुफ अलग हो गए तो उसने ज़ेबा को सब कुछ बता दिया, किस तरह वो शादी के लिए मजबूर किया गया। फिर उसने अर्शिया के सख्त मिजाज के बावजूद उसको बर्दाश्त किया। चाह के बावजूद ना वो अर्शिया से मोहब्बत कर सका और ना ज़ेबा से दूर हो सका। फिर भी ज़ेबा उससे नाराज़ ही रही। बिलाखिर अहमद की कोशिशों से ज़ेबा और बाकी लोग भी बखुशी राज़ी हो गए। अपने अक्स को आईने में देखते अर्शिया लम्हे भर को मबहूत हो गई। सब्ज रंग के शरारे में वो आज वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। इसरा ने आकर उसे उठाया। चले आपी, अहमद भाई इतना इंतजार किया है, अगर नाराज हो गए ना तो यहीं आ जाएंगे। हंसती हुई इसरा आज बहुत खुश लग रही थी। इसरा उसे लेकर हॉल में आई और दरमियान में पड़े सोफे पर उसे बिठाया। ये इस तरह सजाया गया था कि हॉल के दरमियान में 2 सोफे आमने सामने रखे थे और दीवारों से कुर्सियां दायरों की शक्ल में तरतीब दी गई थीं। बाकी जगह खाली थी। वो अहमद के मुकाबिल सोफे पर बैठी हुई थी। उसके पहलू में ज़ेबा भी मौजूद थी और सामने अहमद और यूसुफ। निकाह के कागजात पर दस्तखत करने के बाद उसने मुकाबिल बैठे नफ्स को देखा जो यूसुफ की किसी बात पर हंस रहा था। आज उसने ग्रीन और ब्लैक डबल शेड हॉफ शेरवानी पहन रखी थी, हमेशा की तरह। आंखों पर गिरते भूरे बाल। वो खुश था। उसे हंसते देखकर अर्शिया को लगा जैसे पुराना अहमद वापस आ गया है। हमेशा यूं ही रहना अहमद, बेसाख्ता उसने दुआ मांगी थी। अहमद वो राहदारी से अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब यूसुफ ने उसे आवाज़ दी। मेहमान जाने लगे थे जब अहमद और यूसुफ अपनी जगह से उठाए। हाँ बोलो, उसने नरमी से पूछा। यूसुफ ने उसकी खुशी से सरशार चेहरे को देखा। अर्शिया का रवैया पहले ही दिन से मेरे साथ बहुत तल्ख रहा। यही वजह है कि शादी के दिन से ही हम अलग रहा करते थे, लेकिन अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। वो बहुत संजीदा था और अहमद उससे कहीं गुना ज्यादा। यूसुफ ने अपनी जेब में हाथ डालकर रुई निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये लो, अगर चलाई तो कान में डाल लेना। वो हंस पड़ा। अहमद जो कुछ लम्हे पहले बहुत संजीदा था एकदम कहका मारकर हंसने लगा। माय गॉड यूसुफ, मैं सोच में पड़ गया था कि क्या हो गया। वो हंसते हुए कहने लगा और वो आगे बढ़कर यूसुफ से गले मिला। खुश रहो हमेशा, वो अलग होते हुए बोला। तुम भी। वो दोनों अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और साथ ही कोई चमक घुमाकर अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम, वो उसके साथ बैठते हुए धीमे लहजे में बोला। सलाम का जवाब वाजिब होता है, नहीं? कुछ देर गुजरने पर भी जब जवाब ना मिला तो उसने जताया, लेकिन अब भी अर्शिया के खामोश वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। अर्शिया। अहमद ने उसके घुटनों के गिर्द लिपटे हाथ को हिलाया तो अर्शिया ने अपने हाथों को गोद में छुपा लिया। अर्शी। अब कि उसने अर्शिया को खुद के मुकाबिल करते उससे उसका घूंघट हटाया। यार, ये दूर फिटे घूंघट। उसने अर्शिया का झुका चेहरा ऊपर किया तो परेशान हो गया। उसका चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था। अर्शिया, अर्शिया क्या हुआ? अर्शिया कुछ कहने के बजाय उसका हाथ झटककर जोरों शोर से रोना शुरू हो गई। तुम मुझसे कैसे शादी कर सकते हो? आज नहीं तो कभी तुम कहोगे मेरी ही वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स हुई। ओ, तो ये बात है। उसने गहरी सांस ली और उसके हाथों को थामते बहुत नरमी से मुखातिब हुआ। अर्शिया देखो, जो होना था हो चुका और मैं तुम्हारे मुतालिक ऐसा क्यों सोचूंगा? कभी कुछ कहा है तुम्हें? अर्शिया ने नफी में सर हिलाते अपना सर उसके सीने से टिका दिया। जो हुआ उसे भूल जाओ, ग्रो अप। इस बात में सर हिलाते वो उससे अलग होने लगी थी जब अहमद ने अपनी पेशानी उसके सर से टिका दी। उसकी आजमाइश मुकम्मल हो चुकी थी। इस अरसे में उसने एक बात बहुत अच्छी तरह जहन नशीन कर ली थी कि तब्दीली ज़रूर होती है, कुछ वक्त बाद, कुछ साल बाद, लेकिन हर चीज़ यकसां कभी नहीं होती। खुशी हो या गम, जवाल सब पर आता है, लेकिन सुरखरू वो होते हैं जो अपने हालात से लड़कर खुद को फातेह बनाते हैं, अपना आप मनवाते हैं और कोशिश से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि कोशिश के काफ में कामयाबी का काफ मुकीद होता है।